बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और कहते हैं ना कि जिस चीज़ को पूरी जान से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में तुम्हारे पीछे लग जाती है। वीरू, लग रहा है आज वो वाला मामला हो रहा है। एक ऑल टाइम हाई हम काफ़ी समय से एक बात कर रहे थे उसकी, और अब हम उससे सिर्फ महज 50 पॉइंट दूर रह गए। जी हाँ, एग्जैक्ट 50 पॉइंट दूर रह गए इस समय ऑल टाइम हाई से। ये देखिए 54 पॉइंट दूर। और बहुत जल्द मुझे ना वीरू एक इवेंट के लिए निकलना है। मैं बस होप एंड प्रे कर रहा हूँ कि बस उससे पहले लग जाए ऑल टाइम हाई, तो वो बेटर रहेगा। वो जो हमारा एक इवेंट है कलकत्ता में, उसके लिए मुझे भी निकलना है, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ऑल टाइम हाई लग जाए, और फिर वो एटलीस्ट जो एक जैसे कहते हैं ना बैगेज ऑफ द बैग, कम से कम वो हो जाए। लेकिन फिर भी शानदार तेज़ी है इस समय, और लग रहा है कि मार्केट उस आप इंडिगो की उड़ान भरने से पहले चाहते हैं कि निफ्टी ने उड़ान भर ले, है ना? मैं बिल्कुल बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल उस उड़ान से पहले मार्केट वो उड़ान भरे। चलिए वीरू और मैं अभी काफ़ी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले हेडलाइंस से शुरुआत करते हैं। टॉप गियर में बाजार की रफ्तार 170 पॉइंट से ज़्यादा उछाल के साथ निफ्टी निकला 26,200 के पार, नए शिखर से बस कुछ पॉइंट्स दूर। रिलायंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और आयशर मोटर्स ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी तेजी, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तेजी। आज के बिग स्टॉक्स ChatGPT और स्पॉटलाइट चले। मैक्वेरी की बुलिश रिपोर्ट से हीरो मोटर में टॉप गियर 52 हफ्तों के नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर, और भाव भी करीब 6,000 के निकला पार। वहीं नए ऑर्डर से चला NBCC, साथ ही अंबुजा सीमेंट्स में तेजी। उधर स्पॉटलाइट हिंडाल्को ग्रास से मजबूत, और ChatGPT शेयर 361 को फौज में भी खरीदारी का। डिफेंस, कैपिटल मार्केट और NBFCs में आज सबसे ज़्यादा खरीदारी, करीब 1% चढ़े तीनों इंडेक्स। साथ ही चुनिंदा ऑटो शेयर भी दौड़े। 3% के उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना आयशर मोटर्स। वहीं सरकारी बैंक, रियल्टी और फार्मा में आज दबाव। एनवीडिया के उम्मीद से बेहतर नतीजों से डेटा सेंटर थीम से जुड़े शेयरों में जोरदार तेजी के 3% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल कमेंस, साथ ही एमटा टेक और नेटवेब भी करीब 4% ऊपर। हाल ही में लिस्ट हुए ग्रो में आज भी 9% की तेज गिरावट, 2 दिन में 19% से ज़्यादा टूटा शेयर। वहीं मंगलवार को बाजार में आए फिजिक्स वाला भी आज करीब 9% नीचे। बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश, 26 मंत्रियों को समूह में दिलाई गई शपथ। समारोह में PM मोदी, अमित शाह और नायडू भी रहे शामिल। थोड़ा सा गिरा हूं, टूटा नहीं हूं। मार्केट ऐसा है, 1 या 2 दिन की गिरावट से ट्रेंड नहीं बदलेगा। किसी भी एंगल से ये डिजास्टर नहीं था। डिजास्टर होता अगर आप 2% गिर जाते तो। एशियन मार्केट जो हमारे पीयर्स हैं वो 3 से 5% नीचे हैं। हम पॉजिटिव हैं इसमें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जब तक आप 10 और 20 डेमा के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड नहीं बदला। जिन्होंने हिम्मत की इस मार्केट में पिछले 2 दिनों में, जब क्यूज खराब थे और टिके रहे मार्केट में अपने लॉन्ग पोजीशंस के साथ, उनको खासतौर से मार्केट ने रिवॉर्ड करा। इससे अच्छी क्लोजिंग क्या हो सकती है? कैरी करनी है लॉन्ग पोजीशन। देखिए, हम जब इतने खराब ग्लोबल क्यूज में नहीं गिरे तो अब तो हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी रिकवरी आ जाए। ना भी आए तो भी एक चीज़ क्लियर होगी, अनलेस ग्लोबल मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स करेगा, हमारी मार्केट अब आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। भारतीय मार्केट काफ़ी मजबूत है इस समय रिलेटिव स्ट्रेंथ पर, और एक बार 26,100 क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। 26,104 का हमारा हाई था, एक बार वो क्रॉस हो गया तो बड़ी कवरिंग आएगी। खुलने के बाद थोड़ा वेट करें डिप का। किसी भी कारण से अगर डिप आ जाए, छोटी डिप, और वो जहाँ पर खत्म हो वहाँ पर आप खरीद कर एक डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें, डे लो से 30-40 पॉइंट नीचे का। ओके, चलिए एक चीज़ कहेंगे वीरू। पिछले हफ्ते उसके जब वो वीकेंड था जिसमें मैं कुवैत में था, उसके फ्राइडे को हमने एक व्यू लिया था मार्केट पर। 25,500 पर थे तब हम, 25,350 तक गए थे।
25,500 से एक व्यू लिया था कि अब मार्केट में बॉटम बना है शायद, और यहाँ से अब आप एक तेज़ी से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद बीच में एक बार हम मार्केट में फिर थोड़ा सा फिसले, 25,850 तक गए 26,000 तक जाने के बाद, लेकिन उसके बाद वो देखिए वो जर्नी वन वे जर्नी रही है मार्केट की। वो 25,318 का लो, उसी दिन हम 25,500 पर बंद हुए थे, आपको याद होगा, और वहाँ से फिर 26,200 का ये सफ़र रहा। और 2025 में पहली बार, जी हाँ 2025 में पहली बार हम 26,200 के पार निकले हैं। अब तक हमारा 52 वीक हाई 26,104 था, जो हमने पिछले साल सितंबर में 26,200 क्रॉस किया था, उसके बाद मौका ही नहीं मिला था। तो 14 महीने बाद 26,200 के दीदार हुए हैं, और 3 दिनों में 25,850 से 26,200, और जिन्होंने उस गिरावट में ख़रीदारी की उन्हें मोटा मुनाफा मिला। आज हम बात भी कर रहे थे कि आपको एक बार तो स्क्रीन पर आज 26,200 से 250 दिखने को मिलेगा। वहाँ पर अगर आप चाहें तो भले ही थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, स्पेशली अगर आपने 25,800 पर लिया। अब सवाल यह है कि ऑल टाइम हाई के बाद क्या, क्योंकि आज जिस तरीके से रिलायंस ने लीडरशिप दिखाई है, जिस तरीके से बैंकों ने सपोर्ट करा है, ये मार्केट कुछ ना कुछ बड़ा सेंस कर रहा है। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वाकई एक जो लॉस्ट पिलर था अब तक, या फिर रिलायंस की कमी थी अब तक अनुज, वो भी फाइनली मिल गई। अब अनुज औपचारिकता मात्र है ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम आई थिंक इट्स 26,277.335। बिल्कुल। अब क्या अप्रोच रखें? आई मीन वही प्रश्न आता है, जिसने अभी तक की रैली मिस करी, वो जो अब तक लॉन्ग है वो क्या करे? इस प्रीवियस हाई को रिविजिट करना निफ्टी के मायने क्या है, दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टर के लिए और जो शायद लेफ्ट आउट थे उनके लिए? देखिए, लेफ्ट आउट तो अगर आप अब तक हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फिर कहीं ना कहीं आपने मार्केट के मैसेज को नहीं पढ़ा वीरू, मैं ये बात तो कहूँगा, क्योंकि अब तक लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट बॉटम में पकड़ें, मार्केट में एंट्री करें। जैसे आज भी फॉर एग्जांपल, आज भी हमने एक भी बात कही थी कि आपको एक फैंसी डिप नहीं देगा मार्केट, लेकिन जहाँ पर भी मॉर्निंग की डिप खत्म हो, और मॉर्निंग में एक बार के लिए तो डिप आई थी, निफ्टी आपको याद होगा, बैंक निफ्टी तो रेड में आ गया था, निफ्टी भी सिर्फ 10-12 पॉइंट ऊपर रह गया था। तो वैसी डिप पे आपको बाइंग करनी है। बैंक निफ्टी ने तो उसके बाद क्या शानदार मोमेंटम दिखा दिया आपको। तो अगर आप लेफ्ट आउट अभी तक हैं तो फिर तो मुझे लग रहा है कि आप फिर शायद लेफ्ट आउट ही रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, ऑल टाइम हाई जो है ना, ये एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं है फाइनल। फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारा एक साल का अगर आपका व्यू तो 30,000 का है, लेकिन खैर वो बाद में बात करेंगे। अगर लंबा नज़रिया है तो ऑल टाइम हाई से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 26,300 के ऊपर अगर आप टिके, अब यहाँ से लेके 26,300 तक का सफ़र थोड़ा टफ होगा मार्केट के लिए। वो जो मैराथन होती है उसमें हमेशा लास्ट माइल जो होती है वो सबसे टफ होती है। अगर उसके ऊपर अगर आप टिके तो एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि और एक चीज़ सोचिए, यूरोप ऊपर है, ग्लोबल नैस्डैक फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स सब भयंकर ऊपर हैं। एक इशू ये बन रहा है कि आज अगर आपने ऑल टाइम हाई हिट नहीं भी किया तो कल सीधा गैप अप के साथ आप ऑल टाइम हाई हिट कर देंगे, उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। तो आज वरना कल ये वाला मामला हो जाना चाहिए पूरा। और अब हम एक और बात, सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ एफआईआईज शॉर्ट करके फंसे हैं। पिछले महीने भी फंसे थे, वो आपको याद होगा, 15 अक्टूबर के बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। इस बार भी वो शॉर्ट करके फंसे हैं और बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और अब हमारे मार्केट में मोमेंटम है, और मोमेंटम के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मोमेंटम मार्केट में ना अपने आप नया पैसा अट्रैक्ट करता है। अब आप देखिए 2 दिन से एफआईआईज की जो बाइंग आ रही है, हो सकता है आज बड़ी बाइंग हो जाए एफआईआईज की, नहीं भी होगी तो आगे जिन्होंने 25,600 पे बेचा ना, अब वही 26,500 पे लेंगे। ये इस मार्केट की ब्यूटी है। और टिके रहें, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहें। आज सुबह जब हमने ट्रेड की शुरुआत की थी तो पोजिशनल लेवल पर हमने स्टॉप लॉस 25,850 का रखा था। अब उसको क्योंकि 200 पॉइंट हम और बढ़ गए हैं, 200 पॉइंट का और बढ़ा देते हैं स्टॉप लॉस, 26,050 बेसिकली। निफ्टी पर अब अगला रेजिस्टेंस आपका 26,250 से 26,300 का है, जिसको कि हम बहुत जल्दी शायद स्ट्राइक करने वाले हैं। और उसके बाद 26,450 से 26,500, और यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा आपको 26,100 से 26,150 के बीच वीरू, और फिर बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 26,000 से 26,050 के करीब। बैंक निफ्टी में हमने जो 3 टारगेट्स लिए थे, 59,000, 59,500 और 60,000, उसमें से पहले 59,000 हिट हुआ। आज हम 59,500 भी हिट करने जा रहे हैं, काफ़ी करीब हैं, 59,411 तक गए। और इसके बाद 60,000 का फाइनल बड़ा टारगेट है। 60,000 पर इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि वो एक वन वे मूव के बाद थोड़ा सा आप इसको चाहें तो रिव्यू करें। और अब एक 59,000 का, वैसे तो 59,125 भी कर सकते हैं जो आजकल हुए, 59,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट में। वो जो होती है ना, एक टेम्पटेशन होती है कि बस मैं शॉर्ट कर दूं मार्केट को, हाई के करीब है, वो नहीं करना है। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें आप, अलग बात है, उसके बाद री एंट्री के लिए, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट को, ये बात बहुत क्लियर है। चलिए वीरू, स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन रहा आज बताइए ज़रा।
अनुज जी, मुझे स्टॉक्स पे से एक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई थिंक मैं निफ्टी के पिलर्स पे जाऊंगा अनुज आज। लुक एट रिलायंस, लुक एट भारती, लुक एट एल&टी। आई मीन ये तीन चीज़ें ऐसी थी अनुज, मुझे बहुत स्कैनिंग नहीं करनी पड़ी। स्टैट्स, पुट राइटर्स के कन्विक्शन और टेक्निकल चार्ट्स, तीनों बेहद अव्वल दर्जे के। देखिए, मैं रिलायंस पर टिप्पणी करूंगा विद डिस्क्लेमर, चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट प्राइस स्ट्रेच कर रहा है। हमें क्या चाहिए? पुट राइटर्स का कन्विक्शन। 1500 से लेके ऊपर तक के स्ट्राइक्स में अच्छी पुट राइटिंग, शॉर्ट कवर हुआ सुबह और अब फ्रेश बाइंग। लास्ट टाइम आपने कब देखा था इस प्रकार का बिल्डअप? मैं स्टैट्स के साथ जाता हूँ हमेशा। 12.69% सीम्स, लग रहा है, ये एक फीलिंग से आ रही है कि शायद अब ये अपने 23 जुलाई के बाद, याद रखिएगा 23 जुलाई 2024 के बाद 3 हाइस थे। एक था हाई 23 सितंबर का 2024 का, एक था 3 जुलाई 2025 का। ये उन प्रीवियस दोनों हाइस को क्रॉस कर रहा है। सो माइट बी अ लीडर इज ट्राइंग टू कैप्चर एंटायर मोमेंटम नाउ। वो एक मोमेंटम नजर आ रहा है ऑप्शन स्टैट्स में। तो पहला है रिलायंस। एल&टी, देखिए अर्निंग्स के बाद इसने एक हाई लगाया था और एक बड़ा वाइल्ड स्विंग लगाया था, वाइल्ड स्विंग क्रिएट किया था, और वो लेके आइए स्क्रीन पर एक बार एल&टी को। यस, 4060 के जोन में था वो स्विंग हाई, और वो था करीब करीब 30 अक्टूबर का। उसके बाद 31 अक्टूबर को उसने रिविजिट किया उसको। लेकिन 8% का ओआई बिल्डअप, मेरे को आज सारा का सारा एक्शन जो है ना वो लार्ज कैप में दिखाई दे रहा है। तो एल&टी याद रखिएगा, एक मल्टी मंथ जो जोन है वो ये कटने की तैयारी करता हुआ, तो एक इस पर नजर रखिएगा। और हालांकि मैं थर्ड स्टॉक भारतीय एयरटेल पिक करता, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा कैपिटल मार्केट थीम में। यहाँ पे आप नजर रखिएगा कैम्प्स पे। इनफैक्ट कैम्प्स और सीडीएसएल दोनों के दोनों स्टॉक्स, सुबह सीडीएसएल हमने पकड़ा था करीब 1630 पे, अभी भी स्ट्रांग है, पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे नजर रखिएगा कैपिटल मार्केट थीम में। अनुज, बात इंडस्ट्रीज की हो गई, निफ्टी बैंक की हो गई। हम ऑलमोस्ट प्रीवियस हाइस को रिविजिट करते हुए हमेशा हम एक डिफरेंशियल को खोजने की कोशिश करते हैं कि हमें बेटर रिवॉर्ड क्या देगा। अब आप सोचिए कि 26,200 का इंडेक्स घूम के एक वर्ष के अंतराल के बाद, सवा वर्ष के अंतराल के बाद वहीं आ गया, बट वही निफ्टी आईटी 46,500 का आज 37,150 पे खड़ा है, और ये पिछले 2 दिन की रंगत निफ्टी आईटी ही लेके आया है। इस डिफरेंशियल पर व्यू क्या है आपका? बिल्कुल सही बात कही आपने। और वही बैंक निफ्टी जो पिछले साल 26,200 पर 54,000 पे था, आज वही बैंक निफ्टी 59,500 पर है। तो एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। जैसा आपने बोला, ये जो डिफरेंशियल था ये मेन यही था। उसके बीच में एक खाई थी रिलायंस। आई थिंक आप जैसे बार बार कह रहे हैं, और क्योंकि रिलायंस के केस में हम जब भी बात करते हैं हम बार बार वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रख देते हैं, लेकिन वीरू रिलायंस में भी कुछ आई थिंक मार्केट सेंस कर रहा है। जिस तरीके से रिलायंस में पिछले कुछ दिनों से मूव बने हैं, और ये भी क्वाइटली, अगर आप देखें रिलायंस का 3 महीने का चार्ट रखिएगा जरा एक बार, ये देखिए 1 महीने में करीब करीब 5-5.5%, 3 महीने में करीब करीब 10% सबसे बड़ा स्टॉक चला है। तो आई थिंक कुछ हद तक रिलायंस मार्केट में लीडरशिप ले चुका है। पता है, जब हम चार्ट जीपीटी, स्पॉटलाइट वगैरह की बात करते हैं, मैं जानबूझ के रिलायंस नहीं लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, वो वाला फैक्टर आ जाता है इसकी वजह से। लेकिन अदरवाइज सबसे जो ज़्यादा स्ट्रेंथ मार्केट में रही है वो एक्चुअली रिलायंस की वजह से रही है। ठीक है, खैर उसके अलावा अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है वीरू, यहाँ से अभी भी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हो गया कि अभी भी लोगों को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है। ये जो गवर्नमेंट के फोकस है, जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हैं, उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो सीधा का सीधा बैंक निफ्टी पर है। और इस वजह से और अभी भी बैंक निफ्टी के आप सभी बड़े कंपोनेंट्स को उठा के देख लीजिए, कोई भी स्टॉक अपने पीक वैल्यूएशन पर नहीं है, अभी भी बहुत नीचे है पीक वैल्यूएशन से। तो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेगा। आई थिंक आईटी में अभी भी एक सॉर्ट ऑफ इफ्स एंड बट्स हैं, वो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि आईटी और बैंक्स दोनों साथ में चल जाएं। हमारी मार्केट ने पहले भी ऐसा किया कि आईटी और बैंक दोनों साथ में चलें, तो व्हाई नॉट, ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आईटी और बैंक्स दोनों साथ में चल जाए। अच्छा अनुज, एक प्रश्न और जोड़ दूं यहाँ पे। हाँ, निफ्टी बैंक आपने कहा कि आउट परफॉर्म करेगा, बट एक चीज़ और है, विद इन निफ्टी बैंक अगर आप जाएं, देयर इज अ ह्यूज प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन प्राइवेट बैंक्स और पीएसयूज, है ना। आपने देखा हमने पीएसयूज पे कितनी बात करी। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के रीसेंट हाई से अभी भी बड़े डिफरेंशियल हैं। ये देखिए एक बार डायरेक्टर साहब वो जरा दोनों इंडस्ट्रीज रखिएगा। अनुज, इस डिफरेंशियल में है कुछ खेलने लायक कि क्या अब हम यहाँ से ज़्यादा फोकस करें प्राइवेट बैंक्स पे? देखिए प्राइवेट बैंक्स में मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों
अगर एफआई की सेलिंग बस थोड़ी सी कम हो जाए और थोड़ी सी बाइंग में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ से बड़े मूव देने को तैयार हैं। दोनों काफ़ी क्रूशल लेवल्स पर हैं। आई थिंक दोनों अपने 52 वीक हाई से अभी भी थोड़ा दूर हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वीरू पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा चलेंगे। चलिए काम करते हैं, अब आपको आज का जो रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स हैं वो और बता देते हैं। उसके बाद वीरू आपको कार्यक्रम क्रम बता देंगे और फिर कॉल्स की शुरुआत करेंगे। हिताची एनर्जी यानी कि पावर इंडिया आज रफ्तार के घोड़ों में सबसे ऊपर, जो नतीजों के बाद की रैली का कंसोलिडेशन था उसका एक ब्रेकआउट आज सुबह सुबह चैनल पर ये पिक भी किया गया। इसकी कॉल शानदार मोमेंटम के साथ सारे टारगेट हिट किए वहाँ पर। आयशर मोटर्स दूसरा, टू व्हीलर्स में ज़बरदस्त मोमेंटम। हीरो में हमने ऑलरेडी मूव देखा ही है, हीरो हमने सुबह लिया था, आयशर मोटर्स में अभी शानदार मोमेंटम, नया ऑल टाइम हाई लगाया स्टॉक ने 7125 का, 7122 इसका प्रीवियस हाई था। एनबीसीसी आज सुबह का हमारा बड़ा बिग स्टॉक था, बड़ा ऑर्डर मिला और वहाँ से स्टॉक में भागा और 2.7% के करीब की रैली रही। फिसड्डी स्टॉक्स में दो स्टॉक्स आए। सबसे पहले बायोकॉन, सिटी ने जो डाउनग्रेड किया उसकी वजह से स्टॉक लुढ़का और करीब यहाँ पर सिटी ने 10% कम टारगेट रखे हैं इस वजह से। और फिजिक्स वाला जो लिस्टिंग दिन अनरियलिस्टिक गेंस हो गए थे, बिल्कुल लॉटरी लग गई थी, वहाँ से थोड़ा सा फिसला, हालांकि लोअर लेवल से यहाँ पर भी थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। चलिए वीरू आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम क्रम समझते हैं और उसके बाद फिर ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, एक क्रम में आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। देखिए आज हमारे पास जो पैनल है हमारे साथ इस कार्यक्रम में वो है, उसमें टेक्निकल एनालिस्ट जो पैनल है और डेरिवेटिव एनालिस्ट, उसमें प्रकाश काबस है, मानस जायसवाल जी, सचिन जी हमारे साथ होंगे और सौमिल मेहता, प्रशांत सावंत और रुचित जैन। ये है टेक्निकल डेरिवेटिव पैनल। अभिजीत चौकसी आज फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे आपके साथ व्यू शेयर करने के लिए। फिर हमारे स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक जो चर्चा का विषय है उसमें बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प। जी हाँ, जीएसटी कट का फायदा और टू व्हीलर स्पेस में डोमिनेट किया इस स्टॉक ने, इस स्टोरी को समझेंगे सुदर्शन के साथ। उसके बाद आशीष से पूछेंगे कि ये बायोकॉन चलते चलते क्यों लड़खड़ाया, मंदड़ियों को क्यों याद आया बायोकॉन। उसके बाद बातचीत करेंगे टॉप कॉल्स की, कैश कॉल्स आएंगी। फिर हम बात करेंगे डेटा सेंटर स्टॉक्स पे। एनवीडिया के नंबर्स ने आखिरकार ऐसा क्या था जो इस पूरे के पूरे सेक्टर में जान फेंक दी। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और कैलेंडर स्प्रेड के जरिए ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप देखें आपके लिए एक चर्चा का विषय है, उसको विजेश जी के साथ डिस्कस करेंगे। और सेबी का क्या अगर आप देखें अब रुख है कैलेंडर स्प्रेड्स पे। उसके बाद हम बात करेंगे आज के मतलब कुछ धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स पे और फिर आएंगे आशीष से बात करेंगे एक सेक्टर, एक थीम ऐसी जिसका सुरूर जो है ना वो जनाब कुछ और ही है इस वक्त। आज सुबह बातचीत हो रही थी एक रेडियो खैदान नाम के स्टॉक पे, क्या गजब का मूव दिया इसने। इस सेक्टर को लेकर बातचीत करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन लास्ट 5 years, उससे बातचीत होगी। उसके बाद चार का चौका, फिर हम बात करेंगे कंचन से एफआई इन्वेस्टमेंट्स के ट्रेंड पर। और बिग मार्केट वॉइसेस की घड़ी में हमारे साथ आदित्य सूद फंड मैनेजर इंकट एसेट मैनेजमेंट के होंगे। यतीन से डीलर्स चेक, अनुज से रणनीति लेंगे और उसके बाद बीटीएसटी ट्रेड्स। अनुज आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बिल्कुल, चलिए फिर एक काम करते हैं, आई थिंक गेस्ट के पास चलते हैं और उनसे ट्रेड्स लेते हैं। मैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स में एक्चुअली वो सब निपटा चुका था रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। सबसे पहले हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गावा सर गुड आफ्टरनून, बताइए गावा सर आपकी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक आज दिन तो अच्छा है। स्टॉक का नाम है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ का सेटअप बहुत बढ़िया है, थोड़ा स्ट्रेच है, मोमेंटम है, कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन के बाद जो आज ब्रेकआउट मिला है बहुत ही बढ़िया मिला है। 2025 के आसपास ट्रेड कर रहा है एसबीआई लाइफ। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 2015 का, 10 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 2050 पॉसिबल है कल तक भी एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ 2025 पे आपकी बाय कॉल है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए कमिंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कमिंस ने वापस अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 4320 4320 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 4500 4500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अब मेरे ख्याल से दिसंबर मंथ पे ही ट्रेड करना बेहतर रहेगा, तो दिसंबर मंथ का 4400 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 150 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 129 के नीचे लगा के रखना है और टारगेट करीब करीब 200 रुपए के सेट करने हैं कमिंस के 4400 के दिसंबर वाले कॉल ऑप्शन में। ओके, कमिंस में। मीनवाइल भारती कल की हल्की सी करेक्शन के बाद यहाँ पर भी वापस मोमेंटम अच्छा खासा आता हुआ। सचिन गुड आफ्टरनून, सचिन आपकी ट्रेड।
गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून गुरु जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक आज का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फ्रेश कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी बैंक रहा है। एंड मुझे लग रहा है जिस तेजी से इसने 1000 लेवल को निकाला है, एक काफी समय से इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ये ट्रेंड हो रहा था, बट जिस तरीके से एक एलिवेटेड बेस मिला है, मुझे लग रहा है एक अच्छी शुरुआत है 1050 के टारगेट के लिए। तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 1022 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1034 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी मेंटेन या डिप्लॉय करने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1002 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, एचडीएफसी बैंक 1008 पे 1000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स और कॉलाइटस के जोन्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा मज़गांव डॉक पर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है और लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और आज आवरली चार्ट्स पर एक अच्छा ब्रेकआउट भी है। ग्रेट सेटअप शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, दोनों ही साइड पर। स्टॉप लॉस रहेगा 2770 और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 3075 का रहेगा। मज़गांव डॉक, ये हो गई सौमिल जी की पिक। चलिए प्रशांत जी के पास चला जाए। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी बताइए, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। जियो फाइनेंशियल के चार्ट को अगर हम देखें, एक रेंज कंसोलिडेशन चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ और वहां से एक हायर बॉटम बना है और 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा 308-308.50 के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 303.50, 303.5। जो टारगेट में देख रहा होगा 318 से लेके 320, 318-320। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी के समूह के अंतर्गत ये कंपनी आती है। तो इस राय के साथ गुजारिश है आपसे कि एक निजी राय, कोई भी आउटलुक मतलब जरूर रखें, कैरी करें बाय और सेल ट्रेड के साथ। अभिजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी कॉल करेगी आज की। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में से जाएं, महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे अच्छा लग रहा है। मार्केट का रुख ऐसा है कि जो ऑलरेडी लार्ज कंपनीज है वो लार्जर बनती दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का करीब 75% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल से आता है और बाकी का 25% जो है फार्म इक्विपमेंट से आ रहा है, जो भी काफी हाई ग्रोथ और हाई मार्जिन कैटेगरी है। करीब 30% का 3 साल से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है इस सेक्टर ने। और जिन दर्शकों को पता नहीं है उनके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में भी उसका मार्केट शेयर करीब 42% का है। तो रूरल डिमांड भी पिक हो रहा है और एसयूवी कैटेगरी में भी वो लीडर है, चाहे थार हो या स्कॉर्पियो हो या एक्सयूवी 700। करीब 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस कैटेगरी में भी मिला है। इवन इन 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक कैटेगरी है उसमें भी 40% मार्केट शेयर है महिंद्रा का। तो स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड और अर्बन ब्रांड के चलते हुए मुझे लग रहा है ये काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। इनफैक्ट कैटेगरी डोमिनेंस हम देखें तो कंपेयर टू अदर जायंट्स ये सिर्फ 2 या 2.5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स में अवेलेबल है। तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से और मीडियम टर्म के हिसाब से भी महिंद्रा मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए निफ्टी 30 पॉइंट दूर रह गया था ऑल टाइम हाई से, सिर्फ महज 30 पॉइंट, 26,232 के करीब अब निफ्टी यहाँ पर, और अब 45 पॉइंट दूर। अच्छा, आज सुबह हमने एक रिवर्सल पिक करने की कोशिश की थी वीरू, एसआरएफ की, और उसका चार्ट देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल एग्जैक्ट, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट ये बॉटम पे पकड़ा था एसआरएफ। 2808 रुपये का रेट था उसका उस समय, आई थिंक 2808 था। 2808 पे वो मूव हमने पकड़ा था। आई थिंक हमने राजेश जी से व्यू भी लिया था इसके ऊपर, और वहाँ से ये स्टॉक रुका नहीं, और अब 2872 पर। आई थिंक इंट्राडे में शायद सबसे क्लीन मूव रहा ये, वो जो उस पॉइंट पर जहाँ से ये स्पॉट किया गया था आज सुबह। इस पर एक व्यू लेते हैं। मानस जी, एक बार व्यू देखिए एसआरएफ पर, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है जिस तरीके से ये एक बार अगर ये बॉटम बनाता है उसके बाद एक बड़े मूव्स देने की। आज के मूव को कैसे देखेंगे? देखिए, जगह तो सही है जहां से एसआरएफ ने रिवर्सल दिखाया है, क्योंकि अगर मीडियम टर्म चार्ट पे देखेंगे तो 2750 से 2800 पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं स्टॉक में।
आज का कैंडल रिवर्सल है, लेकिन मेरा समझना ये है कि एक लेवल पे ध्यान रखें 2910। अगर 2910 के ऊपर स्टॉक निकले, क्योंकि अगर 2910 के ऊपर निकलेगा तो उसका मतलब होगा कि स्टॉक ने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन किए हैं। तो अगर 2910 के ऊपर निकले तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस उस केस में 2850 के नीचे रहेंगे, और अगर 2910 के ऊपर निकला तो आई थिंक 3050 तक के टारगेट भी स्टॉक दिखा देगा। SRF वाकई सुबह आज स्पॉट किया गया था, और सबसे बड़ी शॉर्ट्स जो केमिकल बास्केट में स्टॉक होल्ड कर रहा था मल्टी मंथ बेस पे वो था SRF, और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक सब्सटेंशियल मूव है। अदानी इंटरप्राइजेस को देखिए, अभी हालांकि डे हाई से रिट्रेस हुआ है। अदानी पोर्ट्स देखिए 1% ऊपर। प्रशांत, ये अदानी पोर्ट्स बार बार जाके ना 12, 15, 20, 15, 30, 15, 15 पे फिजल आउट हो जाता है सारा मोमेंटम। थोड़ा लिक्विडेशन आ रहा है। इस पर राय क्या हो गया? थोड़ा सा बुल्स भी टायर्ड है इस स्टॉक को लेके अब। तो वीरू जी, 12 बजे के शो में ये मैंने रेकमेंड किया हुआ था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह की आज ओपनिंग आई है और जिस तरह से प्राइस सस्टेन कर रही है, ये डेफिनेटली एक स्पाइक के लिए तैयार है। जो लेवल्स आपने कहे 1525-30, ये जो स्विंग हाइज बने थे वो एक रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल हम उसी को एक टारगेट मान के चलेंगे, करीबन 1530 और 1470 को स्टॉप लॉस। बट ओवरऑल मुझे बेस्ड ऑन द पैटर्न ऐसा लग रहा है कि ये शायद उसको क्रॉस कर जाए। फिलहाल टारगेट 1 उसको मान के चलेंगे और 1470 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए मीनवाइल एक बार हल्का सा थोड़ा सा, जैसे हम कह रहे थे, थोड़ा तंग करेगा मार्केट ऑल टाइम हाई के इतना करीब आकर 26,233 पर इस समय। लेकिन टू व्हीलर शेयरों में जोश हाई है। हीरो मोटोकॉर्प आज भी हीरो ऑफ द डे। मैक्वारी भी शेयर पर बुलिश हुआ। मैक्वारी की रिपोर्ट बताने के लिए चलते हैं सुदर्शन के पास। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सो हीरो में इतने बहुत सालों के बाद हीरो जैसी मूव दिखती हुई नज़र आ रही है, और इस साल अगर जो आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% ऊपर है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। रिसेंटली आपने देखा हो Q2 अर्निंग्स कंपनी ने दिया था, उसमें मार्जिन इसका मल्टी क्वार्टर हाई था, ऑलमोस्ट 15% था। वॉल्यूम पे कंपनी ने अपने सारे पेयर्स को आउट परफॉर्म किया था, और FY26 का जो उन्होंने आउटलुक भी दिया था वो दूसरे कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा था। और H2 FY26 का टू व्हीलर का इंडस्ट्री का आउटलुक है, ग्रोथ आउटलुक, वो ऑलमोस्ट 8 to 10% के रेंज में है। अब कल एक अपग्रेड आया था, JP मॉर्गन ने अपग्रेड किया था, आज मैक्वेरी ने भी अपग्रेड किया, अपग्रेड करके आउट परफॉर्म किया है, और टारगेट है 6,793 पर शेयर। कम आज स्टॉक प्राइस 6,000 पार किया है पहली बार सितंबर 2024 से, और जस्ट लेस देन 200 रुपीज़ शेयर अवे है इसके रिकॉर्ड हाई से। तो मैक्वेरी क्या करे? पहला, डोमेस्टिक मार्केट शेयर स्टेबलाइज हो गया है लास्ट कुछ एक क्वार्टर्स में। ये अपसाइड देखते हैं मोटरसाइकिल में और स्कूटर्स में, और उसको लीड क्या करेगा? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया GST कट। उसके बाद सबसे ज़्यादा जिस सेगमेंट को इम्पैक्ट हुआ है वो है एंट्री लेवल सेगमेंट। उसमें इनके दो पॉजिटिव दिखते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, इनका कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि TVS मोटर और बजाज ऑटो का फोकस अब 125cc के नीचे नहीं है, तो कंपटीशन सिर्फ इनका होंडा के साथ है। और दूसरा इनका है कि कंपनी 125cc में भी लॉन्चेस मतलब कंटिन्यूसली कर रही है। अभी भी आपको कुछ एक दिनों में 2 लॉन्चेस और देखने को मिलेंगे। इवन 100cc में कंपनी लॉन्च कर रही है, और आपको जैसा पता है कि रूरल अर्बन से अच्छा करते हुए कंटिन्यूसली आ रही है, तो वो उसके कारण भी 100cc सेगमेंट का डिमांड अच्छा है। और स्ट्रीट जो है अब विलिंग है इनको हायर मल्टीपल देने के लिए। लास्ट कुछ एक साल से इनका अगर जो आप मल्टीपल्स देखोगे और दूसरे पेयर्स का, तो दोनों में बहुत ह्यूज गैप है। तो कैटलिस्ट इनके कारण मार्केट शेयर गेन जो आइस दैट इज पेट्रोल में ये गेन कर रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में जो ये वॉल्यूम रैंप अप कर रहे हैं वो भी आगे जाकर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और मार्जिन पे कंसिस्टेंटली लास्ट कुछ एक क्वार्टर से कंपनी परफॉर्म कर रही है, और अभी भी आउटलुक उन्होंने मेंटेन किया है 14 to 16% रेंज का आगे जाते हुए वो बोले हैं कि वो करेंगे। तो सारे पॉजिटिव्स के कारण आपको Q2 अर्निंग्स के बाद आज का मैक्वेरी का ये तीसरा अपग्रेड है। जी हाँ सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी स्टॉक पे हीरो जो अब हीरो कहला रहा है, कुछ महीनों पहले अगस्त के महीने में जब GST कट की बात हुई थी, GST कट हुआ, क्या इस मंच पे व्यू लिया गया था? CNBC आवाज पे जरा सुनिए। ओवरऑल स्ट्रेंथ देखिए आप इसकी। GST कट का सबसे जो नंबर 1 प्ले है वो हीरो मोटोकॉर्प है, प्योरली बाय गोइंग बाय द वॉल्यूम जो इम्प्रूव होंगे। मेरा ये मानना है कि आज इस स्टॉक में कुछ किस्म का बॉटम बन सकता है। ये स्टॉक सबसे ज़्यादा मजबूत था
पिछले 3-4 दिन से इसलिए गिरा था क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये निफ्टी से बाहर जाएगा। तो 5165 वाला 5000 तक करेक्ट हुआ। असली इसका जो टेस्ट होगा ना वो नवंबर के सेल्स का होगा, जब जीएसटी कट पूरी तरीके से ट्रांसलेट हो चुका होगा, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उस पर मुझे लग रहा है, मेरी फीलिंग ये है आशीष, आज मार्केट इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा। अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो लोअर लेवल से मुझे लग रहा है कि इसमें रिकवरी आनी चाहिए। हीरो मोटो के ऊपर मैं लगातार बुलिश रहा हूँ आशीष। आई थिंक जीएसटी कट के बाद से मैंने लगातार बात की है कि ये बेस्ट स्टॉक है जीएसटी कट प्ले करने के लिए। आज सुबह एक और अपग्रेड आया यहाँ पर मैक्वायरी का, इन्होंने टारगेट 6793 के दिए हैं, रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म किए। अब ना अगर आपके पास है तो बस ये होल्ड वाला स्टॉक है और हर गिरावट पे ऐड करने वाला स्टॉक है, क्योंकि बहुत समय के बाद इस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये लॉजिकल था, अगर आप देखें जीएसटी कट के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा लॉजिकल ट्रेड यही था। जय अनुज, जीएसटी कट का फायदा तो पूरी अर्थव्यवस्था को, हर सेक्टर को मिला, लेकिन सही मायने में अगर किसी के सर पे चढ़ के बोला ना तो वो हीरो मोटोकॉर्प है ना। 6004 वो अगस्त मिड के बाद मेरे ख्याल से भाव था 4688 का, 6000। बिल्कुल, मैं सच बताऊं तो बिल्कुल देखिए, जो अभी आपने थोड़ा सा एक हाईलाइट देखी, वो तो हमने 5000 से लिया था, क्योंकि उससे पहले हमने कई स्टॉक्स की बात की थी, उसमें हीरो मेंशन किया था, तब तो 4600 प्राइस था। वहाँ से ले लेंगे तो और आप उसमें 10% ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेन इशू क्या था कि अगर आप पिछले 1 महीने का 1.5 महीने का भी मूव देखेंगे तो काफ़ी शानदार। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, अगर स्टॉक्स मल्टी ईयर बेयर मार्केट से जब बाहर आते हैं ना, और वो भी ऐसी पेडिग्री वाले स्टॉक्स, हीरो जैसी पेडिग्री वाले स्टॉक्स, उसके बाद उनमें बड़ा पैसा बनता है। और बड़ा पैसा बनता है उसके बाद जो वो होल्ड कर सकें, और बीच बीच में आपकी पेशेंस टेस्ट करता है। ऐसा नहीं है बीच में ये गिरा नहीं था, ठीक ठाक गिरा था। जब वो अक्टूबर की सेल्स आए थे उसके बाद वो ठीक ठाक गिरा था। वो 5500 वाला एक बार गिरकर 5300 पर भी आ गया था। तो उस समय आई थिंक 5300 क्या 5200 तक भी आ गया था। तो उस समय आपको थोड़ी सी हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है, और जिन्होंने रखी होगी उनको बड़ा फ़ायदा मिला होगा। चलिए एक काम करते हैं, एक और आज का स्टॉक ऑफ द डे में शामिल बायोकॉन, उसकी बात कर लेते हैं। सिटी की रिपोर्ट के बाद वो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है F&O में, एटलीस्ट आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तकरीबन 4% की गिरावट सुबह से हम देख रहे हैं। दरअसल सिटी की तरफ से डाउनग्रेड है, बिकवाली की राय दी गई है, 360 रुपये का टारगेट है, यानी इस भाव से भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10% की जो डाउन साइड है एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, प्राइसिंग प्रेशर है और वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगे है। दरअसल अगर आप देखें तो बायोकॉन का बायोसिमिलर कारोबार जो है वो तो काफ़ी बढ़िया करता है, लेकिन इस सेगमेंट में अगर आप देखें तो जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है लगातार बढ़ती जा रही है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है इनमें प्राइसिंग प्रेशर है, और खास बात है कि इनकी पाइपलाइन जो है इसमें भी बताया जा रहा है कि आगे जाके प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और साथ में जो फर्स्ट हाफ FY26 के नतीजे आए थे इसमें भी मार्जिन प्रेशर जो है आपको साफ नजर आया इस सेगमेंट के अंदर। और दरअसल इसमें कुछ नए लॉन्चेस भी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। USFD की तरफ से आप देखें तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इसकी जो गाइडलाइंस है इसे थोड़ा सा और स्पीडी कर दिया है, यानी ये स्पेस और ज़्यादा कंपिटिटिव हो जाएगी। अब बड़ी दिक्कत की बात है कि वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक अगर आप देखें तो पूरा एकदम परफेक्ट चल रहा है, क्योंकि सिटी का मानना यह है कि एबिटा जो है कंसेंसस से 7 से लेकर 10% आगे निराश कर सकता है। इन्होंने क्या कहा है कि इनकी रिपोर्ट में कि 5 साल की जो औसत वैल्यूएशन चलती है इसके हिसाब से स्टॉक बड़ा महंगा है। और जो बायोसिमिलर कारोबार है इनका, इसमें तकरीबन आप देखें तो जो पहले 20 टाइम्स का मल्टीपल देता था बाजार, अब इन्होंने घटाकर जो वैल्यूएशन है 14 टाइम्स दे दी। सिमिलरली जो जेनरिक कारोबार है इसमें 16 टाइम्स के मल्टीपल देते थे, घटाकर 14 टाइम्स कर दिया है। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है, मार्जिन प्रेशर है, कंपिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इसी के चलते इस स्टॉक को किया है डाउनग्रेड। चलिए, स्टॉक को किया है डाउनग्रेड यहाँ पर बायोकॉन को। शुक्रिया आप आशीष। अब एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ। गाबा सर हैं हमारे साथ, सौमिल और सचिन जी हमारे साथ। गाबा सर बताइए आपका कैश कॉल। मेरे ध्यान है मेरा डीमार्ट पर। डीमार्ट का इतना है कि करीब 8-10 हफ्तों से काफी गिरावट है। लोअर लेवल पे एक डबल बॉटम बनाया टेक्निकल, जगह अच्छी है बाउंस करने की, बाउंस करना है और लगता है बाउंस करेगा भी। ट्रेड कर रहा है 4097 पर डीमार्ट। स्टॉप लगाना चाहिए मेरे ख्याल से अराउंड 4065, 30-35 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट 4200, 4150, 4200 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए कल तक।
डीमार्ट। ओके, डीमार्ट आपका 4096 पे बाय कॉल, टॉप कैश कॉल। सचिन, आप क्या पिक करेंगे? वीरू जी, यहाँ पर कैश सेगमेंट में वेलस्पन लिविंग मुझे लग रहा है एक शानदार रिकवरी मोड में है। एंड जिस तरीके से वीकली मंथली चार्ट पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है ये जो रैली बनी है वो और भी एक्सटेंड हो सकती है। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से तो 155 के आसपास की टारगेट ट्रेजेक्ट्री है, बट मुझे लग रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आई थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉक 180 लेवल्स को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर वेलस्पन लिविंग के काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 134 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पोजीशंस को रिव्यू करना है अराउंड 155 के लेवल के नजदीक। ओके, मीनवाइल निफ्टी थोड़ा तंग करने के मूड में है। 26,200 के एक बार के लिए नीचे आ गया था, अब 26,250 तक गए हम ऑलमोस्ट, और 26,200-250 में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लॉजिकल, वहाँ से थोड़ा नीचे आया। लेकिन अब देखते हैं, थोड़ा सांस लेकर एक फाइनल पुश आज लगेगा या नहीं लगेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। सोमिल जी, आपकी कैश कॉल क्या रहेगी? मेरी कैश कॉल होगी कोरोमंडल पर। कोरोमंडल स्लोली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, टेकिंग सपोर्ट एट 200 डेली मूविंग एवरेज। 2-3 हफ्ते पहले ये 200 डेली मूविंग एवरेज से रिवर्सल हुआ था एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न के ब्रेकआउट से। अभी ये अच्छे से सस्टेन कर रहा है 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर। तो स्टॉप लॉस रखेंगे 2200 पर और टारगेट रहेगा 2400 पर। ओके, कोरोमंडल तो 3 यहाँ पे कैश ट्रेड्स पूरे हो गए। अब इस कैश के सीक्वेंस से बाहर निकलते हैं, कुछ और स्पॉटिंग करने की कोशिश करते हैं। रिलायंस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, और ऑयल एंड गैस से स्क्रिप्ट्स जो है वो कुछ पिक करते हैं। एक बार जरा OMCs लेके आइए। OMCs क्या कर रही हैं, थोड़ा सा इनकी ट्रैजेक्टरी को देखते हैं। OMCs थोड़ा सा सिंक हुई हैं। वो BPCL में, IOC में जो रनिंग मोमेंटम था वो थोड़ा सा लॉस्ट हुआ है। एक बार IOC को देखता हूँ, इट्स 168.40, यस, ये भी रिट्रेस टुवर्ड्स 20 रेमा। और एक बार लेके आइए आप HPCL, ये क्या ट्रेड करा जनाब, एक बार रखिएगा, अभी स्क्रीन पे आया था ऐसा कोई। अगर आप देखें ये HPCL 478 पे निकलते हैं, स्किप से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, कोई खास ऐसा मोमेंटम नहीं है। फिर लेके आइए आप जरा ऐसी थीम जिसमें एशियन पेंट्स ने काफ़ी अच्छा खासा मूव किया, क्रूड के डेरिवेटिव्स जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप पिडिलाइट को लेके आइए। देखिए, मैं सुबह भी बात करना चाह रहा था पिडिलाइट पे, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया हूँ। सचिन, पिडिलाइट ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि एग्जॉस्टेड सा फील कर रहा है लोअर ट्रैजेक्टरीज में, और लोअर ट्रैजेक्टरीज भी सारे एवरेजेस के नीचे। पर आपको लग रहा है क्या कि ये तैयारी कर रहा है, फाइनली प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फॉर अ लाइफ अबाव 15-10-15-15? क्या उस ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे आप इस स्टॉक को? वीरू जी, आई थिंक इसका बिहेवियर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो बेटर है कि ब्रेकआउट्स को अवॉइड करें। एंड क्लियरली जो अपने लेवल्स की जो लेवल्स आपने मेंशन किए हैं उसी के आसपास इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग अराउंड 1502 पे है। तो आई थिंक क्लस्टर है रेजिस्टेंस का, तो मुझे लग रहा है एक बार पार होने दीजिए, उसके बाद मोमेंटम चेस करने में मोमेंटम चेस करने में कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। बट फिलहाल तो जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 1505 तक एक अच्छा सीवियर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो आई थिंक रिटेन ही करनी चाहिए 1510 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 1510 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं आप। ये है सचिन जी की तरफ से एक व्यू इस पर। अब बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जिसने आज पूरी दुनिया की मार्केट को एक शानदार रैली दी। जी हाँ, एनवीडिया के नंबर्स। एनवीडिया के नंबर्स के बदौलत स्टॉक अगर आफ्टर आर का वो मूव मिला दें तो 10% भागा। जी हाँ, एक $4 ट्रिलियन से ज़्यादा के मार्केट कैप में 10% का मूव। कंपनी के नतीजे शानदार रहे। एनवीडिया का शेयर अमेरिका में भागा, लेकिन अब पूरी की पूरी दुनिया में ये बात है कि इससे रिलेटेड स्टॉक्स कौन कौन से हैं। भारत में भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो उसकी वजह से भाग रहे हैं। वो स्टॉक्स कौन से हैं, यत्न समझ लेते हैं। यत्न, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और नतीजों ने वॉल स्ट्रीट को चौंकाया, यानी एक पॉजिटिव सरप्राइज दिया, और यहाँ भारत में बहुत सारे उसके रिलेटेड शेयर्स चमकते हुए आपको नज़र पड़ रहे हैं। एनवीडिया की बात करें तो रिजल्ट्स भी शानदार थे, और जो गाइडेंस है आने वाले क्वार्टर का,
ये भी अनुमान से लगभग $5 बिलियन, यानी रेवेन्यू साइड पे लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा का पॉजिटिव अपबीट इन्होंने गाइडेंस दिया, जिसके कारण स्टॉक में आप मोमेंटम देख रहे हैं। अगर हम एनवीडिया के अर्निंग्स की बात करें तो भारत में भी बहुत सारे डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनडायरेक्ट प्लेज हैं जो आज पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग थीम जो हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटिंग है, उसके जो प्रॉक्सी प्लेज है भारत में वो है एमटार, क्यूमिंस, नेटवेब, और ये सारे के सारे स्टॉक्स आज 4 से 5% रैली कर रहे हैं। एक एक करके समझते हैं क्या करती हैं कंपनी और क्यों ये रैली देखने को मिल रही है एनवीडिया के गाइडेंस के बाद। एमटार की बात करें तो यहाँ काउंटर में आपको एक नया 52 वीक हाई देख रहा है। ब्लूम एनर्जी के ये सबसे बड़े सप्लायर है, वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स इन इंडिया, और जो ब्लूम है वो अपनी एनर्जी सर्विसेज डेटा सेंटर को देता है, क्योंकि डेटा सेंटर बिजली से चलता है। ब्लूम एनर्जी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत हुई है उस वजह से, और एमटार असेंबली, एनक्लोजर्स और जो फ्यूल सेल लगते हैं डेटा सेंटर्स में, इनकी सप्लाई के लिए ब्लूम एनर्जी को बहुत सारे कंपोनेंट्स देता है। क्यूमिंस की बात करें तो आज सिटी की रिपोर्ट भी आई है क्यूमिंस पे 4875 के टारगेट के साथ, और ये भी स्टॉक आज के मोमेंटम में देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि डेटा सेंटर से स्टेडी डिमांड आ रही है, को लोकेशन प्लेयर से स्टेडी डिमांड आ रही है, और पावर बैकअप के लिए क्यूमिंस बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर सेक्टर को देता है। आखिर में नेटवेब, और ये एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जिसका डायरेक्ट टाई अप है एनवीडिया के साथ। एनवीडिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है ये इंडिया में, और अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सर्वर्स की असेंबलिंग ये एनवीडिया के चिप्स के साथ करते हैं, और ये भी स्टॉक में आपने एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखा। इनफैक्ट 3 महीने का रिटर्न देख लें आप एमटार और नेटवेब का तो 70 से 80% ऊपर है, और इसी दौरान अगर हम क्यूमिंस की बात करें जो एक प्रॉक्सी प्ले है डेटा सेंटर पे, 3 महीने के बेसिस पे 14% ऊपर, और 6 महीने में स्टॉक लगभग 47% का रिटर्न दे चुका है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थीम आज सर चढ़ के बोलती हुई, एंड थैंक्स टू एनवीडिया, और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। इन पे एक टेक्निकल चेक लेते हैं, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, एक मेहमान को इस पैनल में और जोड़ लेते हैं। रुचित जैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रुचित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। इस पूरी डेटा सेंटर की थीम को आप कैसे रीड करते हैं? इसमें से आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला आइडिया कौन सा होगा? कमेंट्स पे आपका टेक है और आपका कन्विक्शन आइडिया आज का। जी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक पूरे थीम में डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रिसेंटली देखा है वो क्यूमिंस इंडिया में ही है। एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, इसमें कंटिन्यूड है, और जो भी करेक्शन हमने देखे हैं छोटे मोटे, वो कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेल ऑफ ये स्टॉक में नहीं आ रहे हैं। प्राइस अपमूव्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट है, और करेक्शन आते तो कोई बड़े वॉल्यूम्स नहीं है। सो ये एक नो कंटिन्यूएशन ऑफ द अपट्रेंड के साइंस है। सो 50 डेमा के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, और जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, आई थिंक 4500 4550 तक के लेवल्स क्यूमिंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अब मेरा आज का पिक जो रहेगा वो मोर लार्ज कैप स्पेस में से एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं कि क्लियर एक नो डाइवर्जेंस दिख रहा है मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, जहाँ पे करेक्शन या थोड़े ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग है, बट लार्ज कैप स्टेज में स्टॉक्स में वहीं पे एक स्ट्रेंथ और बढ़ती जा रही है। एचडीएफसी बैंक पिछले एक हफ्ते से 50 डेमा के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, और वहां से मोमेंटम रिज्यूम हुआ है। सो आई थिंक ये 2-4 दिनों के लिए ये ऐसे डाइवर्जेंस कंटिन्यू रहेगा कि जहां पे आपको स्मॉल कैप से इतने रिटर्न्स नहीं बनेंगे, बट लेकिन अगर लार्ज कैप्स पे फोकस करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में पॉजिटिव मूव्स मिल सकेंगे। तो करंट लेवल्स पे 990 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ 1045 के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और धमाकेदार ऑप्शंस का इस समय हुआ। हमारे साथ हैं मानस जी, प्रशांत जी और सचिन जी। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए आईएक्स के दिसंबर मंथ के 140 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। आईएक्स ने अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो 140 वाला दिसंबर मंथ का कॉल ऑप्शन ₹7.90 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है ₹5.90 का, और टारगेट सेट करने हैं ₹12 के। ओके, दिसंबर की 140 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन को बाय करनी है। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरू जी, यहाँ पे परसिस्टेंट काफी अच्छा लग रहा है मुझे, और परसिस्टेंस की जो दिसंबर महीने की 6400 6400 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 235-40 के बीच में ट्रेड कर रही है। मैं यहाँ पे करीबन 190 का स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहूंगा। मेरा यहाँ पे टारगेट होगा 325 से लेके 335, 325, 335। चलिए, तो ये इस समय परसिस्टेंट पर एक ट्रेड। सचिन जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन? अनुज जी, मुझे लगा है हिंडाल्को में जो प्राइस एक्शन बन रही है वो काफी सिग्निफिकेंट सपोर्ट के नजदीक है, एंड एक सरप्राइज एलिमेंट बन सकता है अगर आज की क्लोजिंग
802 803 के आसपास बैठ जाए तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव या शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पर अनफोल्ड होना चाहिए। एंड इसी पर्टिकुलर महीने का जो 800 का कॉल ऑप्शन है वो मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूँ। लगभग 8.75 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 6.4 पे लगाना है। हो सकता है कि अगर ये पर्टिकुलर क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाए तो अगले कुछ दिनों में ही एक अच्छी स्क्वीज रैली यहाँ पर मिले एंड 18 से लेके 22 तक के एक स्विंग्स भी बन सकते हैं। सो खरीदारी करने की सलाह होगी हिंडाल्को के 800 के कॉल ऑप्शन में। हिंडाल्को के 800 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात करते हैं जो आज सुबह सुबह मनी कंट्रोल पर ब्रजेश ने डाली थी। स्टॉक डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने वालों के लिए थोड़ी सी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि मार्केट रेगुलेटर से भी अब इंडेक्स की तर्ज पर स्टॉक्स में भी एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड में जो मार्जिन बेनिफिट है वो खत्म कर सकता है। क्या होता है कैलेंडर स्प्रेड और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये समझते हैं ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए पूरी खबर। वेरी गुड आफ्टरनून आलोक जी। दरअसल ये खबर ये कि जिस तरह से हमने देखा था कि इंडेक्स में जो है जो स्प्रेड मार्जिन था, बेनिफिट होता था, वो फरवरी से जो है खत्म कर दिया गया था। उसी तर्ज पर जो सिंगल स्टॉक F&O सौदे होते हैं उनके लिए भी एक्सपायरी के दिन ये जो स्प्रेड का बेनिफिट होता है उसको खत्म करने की बातचीत हो रही है। इस पर सेबी ने एक्सचेंजेस से, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, ब्रोकर से शुरुआती चर्चा की है और इसमें जो ब्रोकर्स की तरफ से कठिनाई बताई गई थी वो ये थी कठिनाई थी कि 3:30 बजे तक तो जो पोजीशन होती है वो मान लीजिए अलग अलग एक्सपायरी की पोजीशन है वो हेज होती है, लेकिन 3:30 बजे के बाद एक जो दिखने में हेज लगती है वो 3:30 बजे के बाद एक्सपायरी खत्म होते ही वो अनहेज पोजीशन हो जाती है और उस अनहेज पोजीशन की वजह से ओवरनाइट रिस्क बढ़ सकता है। ब्रोकर्स के सामने दिक्कत ये होती है कि वो सौदे को स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर सकते, एडिशनल मार्जिन भी नहीं मांग सकते क्योंकि मार्जिन जो है मार्केट जो है 3:30 के बाद बंद हो चुका होता है। तो एक तरह से ये कहें कि इंडेक्स के साथ ही इसका भी एक अलाइनमेंट जो है वो किया जा रहा है और ये शुरुआती अभी चर्चा हुई है और जहां तक मेरी जानकारी है ये प्रस्ताव जो है ब्रोकर्स की तरफ से दिया गया था क्योंकि रिस्क जो है उन्हें कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा था सिस्टम में। ओके, शुक्रिया ब्रजेश जी। तो ये इस समय एक और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मूव यहाँ पर कि अगर स्टॉक्स में आप हैं तो वो थोड़ा सा बेनिफिट खत्म करने की तैयारी हो रही है। मीनवाइल प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट में और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मिड कैप्स। देखिए 26,200 से 250 का जो जोन है इसमें ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है और थोड़ा सा उस बीच में भले ही निफ्टी वहीं पर है, एकदम से मिड कैप गिरने शुरू हुए हैं और एक बार एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, पिछले कुछ मिनटों में डिक्लाइंस वाली जो लाइन है वो एडवांसेस के ऊपर निकली है और वो क्रिस क्रॉस हुआ है। कोई इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये होता है जब भी आप ऑल टाइम हाई के इतना करीब आते हैं, हमेशा होता है। और वीरो आज सुबह भी मैं एक बात कर रहे थे कि अगर आपने 25,850 पे लिया है तो भले ही आपको आज मार्केट अगर मौका दे तो एक बार के लिए 26,200 250 के जोन में एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करिएगा क्योंकि वो आपका हक बनता है और कुछ नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वो लास्ट के 20-25 मिनट भी उस 20-25 पॉइंट का भी वेट करें, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट के 20-25 पॉइंट क्योंकि हमको शोर मचाना होता है ऑल टाइम हाई का। जो ट्रेडर है उसको तो आखिरी के 20 पॉइंट चाहे यहाँ मिले चाहे वहाँ मिले उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए ये एक सिंपल सी एक चीज़ होती है जो ऑल टाइम हाई के करीब आकर होती है नॉर्मली, तो ठीक है। लेकिन एकदम से मिड कैप थोड़ा सा फिसलने शुरू हुए हैं और ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय। जी, थोड़ी सी स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग क्लोजर टू ऑल टाइम हाई थोड़ा सा विजिबल है वो स्क्रीन पे और मिड कैप ज़्यादातर प्लीज़ देखिए मिड कैप इंडेक्स रखिएगा एक बार, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा स्लाइड होता हुआ और बट स्टिल 26,200 के आसपास हम ट्रेड करते हुए आज प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ा सा PSUs में भी। लुक एट कैनरा बैंक, लुक एट PNB, इनमें प्रॉफिट टेकिंग थी। अच्छा, एक स्पेस और लेके आइए जो यकायक सिंक हो रही है। लुक एट HUL सिंक होता हुआ, लुक एट ब्रिटानिया, मेरे ख्याल से क्वार्टरली नंबर्स में अच्छा स्पाइक था बट सिंक हो रहा है और ये अपना तोड़ रहा है अब मेरे ख्याल से 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक समय इसी हफ्ते मेरे ख्याल से मैरिको ने अपना ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया था। मानस बहुत सारी चीज़ें बटी हुई हैं इस स्पेस में, कोई ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, कोई ऑल टाइम लो क्रिएट कर रहा है, कोई 100-day में तोड़ रहा है, कोई 200-day में तोड़ रहा है। अभी ट्रेडेबल क्या है FMCG में, और ये ब्रिटानिया जो सिंक कर रहा है बिलो आई थिंक 3 मंथ बेस 100-day में, यहाँ पर व्यू क्या है आपका? देखिए, ब्रिटानिया की जहां तक बात है, ब्रिटानिया में जब तक 20-day मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये सही है कि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है लेकिन हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है,
तो जब 5940 के ऊपर स्टॉक निकले तब खरीदारी करें। स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि अगर 5700 के नीचे फिसला तो 200 रुपए नीचे की गिरावट और देखने को मिल सकती है। आई थिंक यहाँ पर अवॉइड करना बेहतर रहेगा। और पूरे स्पेस में कहीं पर भी, मैं अभी चार्ट्स देख रहा था एफएमसीजी के, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एग्रेसिव होके खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए आप एक काम करते हैं, आप 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत जी से, उसके बाद चलेंगे सोमिल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए गावसर हैं आज हमारे साथ, और मिड कैप फंडा लेकर आए हैं अभिजीत चौकसी जी। तो प्रशांत जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी, यहाँ पे एसबीआई लाइफ को अगर हम देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे आया है और प्राइस सस्टेन भी कर रही है। इसकी जो दिसंबर महीने की 2040 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 47 पे चल रही है 47। यहाँ स्टॉप लॉस 35 का रखने की सलाह होगी। 35 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 70-75, 70-75। एसबीआई लाइफ के आप कॉल को बाय करेंगे, स्ट्राइक होगी 2040 की। सोमिल आपका आज का एफएनओ सुपरस्टार। मेरा कॉल होगा MFSL पर, मैक्स फाइनेंशियल्स। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो अप ट्रेंड शुरू हुई है लास्ट 1 महीने में वो कंटिन्यू रहेगी। शॉर्ट टर्म में ऑन द आवरली चार्ट्स एक फ्लैग पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टूटेगा। ग्रेट मोमेंटम आज के दिन में। स्टॉप लॉस रहेगा 1655 पर और टारगेट रहेगा 1775। ओके, चलिए अब गावसर के पास चला जाए। गावसर बताइए कौन सा स्टॉक दिखाएगा चमत्कार चार्ट्स पे। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है बजाज फिनसर्व। 2099 के आसपास ट्रेड कर रहा है बजाज फिनसर्व। एक ब्रेकआउट चाहिए था छोटा सा, वो मिल गया, उसके बाद अब ट्रेड कर रहा है ऊपर। स्टॉप लगाएंगे अभी 2092 का, करीब 7 रुपए का। मेरे ख्याल से कल तक टारगेट 2140 प्लस देखने को मिल सकते हैं बजाज फिनसर्व। ओके, बजाज फिनसर्व 2100 पे आपका एक बाय कॉल। अभिजीत जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा के लिए। अभिजीत क्या पिक कर रहे हैं आप? आईटीसी होटल्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में से। काफी एसेट लाइट मॉडल में भी वो लोग आ रहे हैं तो उससे मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। होटल सेक्टर में जनरली Q3 Q4 काफी बेहतरीन रहते हैं, लेकिन इसके Q2 नंबर्स भी अच्छे थे, तो एक सेफ्टी वाला बेट मुझे लग रहा है आईटीसी होटल 6 months to 1 year टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, आईटीसी होटल्स 210 पे आपका बाय कॉल है। 4 ट्रेड पिक के हमने यहाँ पे शुरुआत की थी प्रशांत जी से सस्ता ऑप्शन से। एसबीआई लाइफ की उन्होंने कॉल बैक करी थी आपकी स्क्रीन पे। 47 पे ट्रेड करते हुए फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 70-75, 2040 की कॉल लेनी है आपको। 35 का स्टॉप लॉस। सोमिल ने आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक किया मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, करीब 18,500 के लक्ष्य के लिए। प्रकाश का बसर ने पिक किया चार्ट का चमत्कार और ट्रेड रहा उनका आज बजाज फिनसर्व 2140 के लक्ष्य के लिए। और अभिजीत ने अभी यहाँ आईटीसी होटल्स को पिक किया। अच्छा, आईटीसी होटल्स का जिक्र हुआ था, जरा प्लीज़ एक बार इंडियन होटल्स लेके आइएगा। और आज इस पूरे क्षेत्र की एक बैठक थी वित्त मंत्री के साथ, और वो कहते हैं ना प्री बजट जो कंसल्टेशन होता है उसमें, और उन्होंने विभिन्न मांगे रखी। बट एट 734 सोमिल आपका टेक क्या होगा? अभी आईटीसी होटल्स का जिक्र किया अभिजीत ने, बट इसने एक बहुत ही मीनिंगफुल लो क्रिएट किया। 12 फरवरी के 25 के लोज को रिविजिट किया और वहीं से पुल बैक दिया। अब ये एक एफर्ट कर रहा है टू क्रॉस ऑल मूविंग एवरेजेस। आपका टेक क्या है? क्या ये जीतेगा इस बार, इस क्लस्टर से निकलेगा बाहर? आप थोड़ा प्रीएम्प्ट करेंगे इस स्टॉक को? प्रीएम्प्ट मैं डेफिनेटली करूंगा फॉर द मीडियम टर्म आउटलुक, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ये प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप देखें इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स ये लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है विद अ फ्लैग पैटर्न। अगर हर बार ये एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बनाता है और नीचे टूट जाता है। इस बार थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है और जहां से पुल बैक आया है 680 के आसपास से, वहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। सो प्रीएम्प्ट कर सकते हैं ऑन द अपसाइड, लेकिन ब्रेकआउट लेवल, एक्चुअल ब्रेकआउट लेवल से 755 पर जो प्रीवियस स्विंग हाई है, और and also about 200 daily moving average. So preempt कर सकते हैं in the medium term outlook, but stop loss should be very strict at 707. ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाजार नए हाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन एफआईएस से इतना सपोर्ट मिला नहीं है बाजार को। लेकिन एफआईएस का जो फोर्टनाइटली डेटा आता है उसमें क्या इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं, ये कंचन से समझते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून।
जी गुड आफ्टरनून। अगर हम फर्स्ट हाफ देखें नवंबर में, यानी कि 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर का डेटा देखें, तो यहाँ पे जो एफआईआईज हैं थोड़े रूठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बिकवाली का ट्रेंड है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इन्होंने कल तक का अगर डेटा देखा जाए तो टोटल 12,360 करोड़ की जो है वो सेलिंग की है। इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है वो मैं चार्ट्स आपके सामने लेके आऊंगी, लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है पहले मैं वो बता देती हूँ। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ऐसा है जो इस टाइम पे एफआईआईज को काफी ज्यादा पसंद आया है, और यहाँ पे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। इनफैक्ट अगर कैपिटल गुड्स की बात करी जाए, कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए और केमिकल की बात करी जाए, तो यहाँ पे भी जो एक रिकवरी है एज कंपेयर टू अक्टूबर के सेकेंड हाफ से, तो रिकवरी की जो है वो देखी गई है। इनफैक्ट अगर बात करें ऑयल एंड गैस और फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो यहाँ पे एक फ्लिप साइड देखने को मिली। यहाँ पे एक मेजर डिक्लाइन आया है। मैं डायरेक्टली ट्रेंड आपके सामने लेके आती हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव ट्रेंड की बात करी जाए तो टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, अक्टूबर के सेकेंड हाफ में 235 करोड़ की खरीदारी थी, लेकिन ये बढ़ के हो गई है करीबन 1060 करोड़ की। वहीं कैपिटल गुड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आपको स्क्रीन पे देखिए पॉजिटिव साइड में ही जाता हुआ दिखाई दिया है। कंस्ट्रक्शन में जो बिकवाली 135 करोड़ की थी सेकेंड हाफ में अक्टूबर के, वो अब कम होती हुई नजर आई है, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ट्रेंड में रखा है। और यही कुछ आपको जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। ऑटोमोबाइल में भी जो बिकवाली है कम हुई है, केमिकल्स में बिकवाली कम हुई है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी जो बिकवाली है वो हमें कम होती हुई दिखाई दी है। अब बात करते हैं कि जो ट्रेंड नेगेटिव है वो कौन से सेक्टर्स में जाता हुआ दिखाई दिया है। ऑयल एंड गैस में आप देखिए अक्टूबर के सेकेंड हाफ में अच्छा खासा एफआईआईज का रुझान था। 907 करोड़ की खरीदारी की गई थी, लेकिन खरीदारी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी, और यही कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल सर्विस में तो देखिए 560 करोड़ की खरीदारी थी, वो डायरेक्टली अब बिकवाली में आ गए 230 करोड़ की। इसी तरीके से ये बाकी के सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे जो रुझान है वो हमें नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। आईटी यहाँ पे सबसे बड़ा लगाड़ बना हुआ है, हेल्थ केयर, एफएमसीजी और कंज्यूमर सर्विसेज में भी यहाँ पे जो बिकवाली का ट्रेंड है वो बना हुआ। तो डेफिनेटली 15 तारीख तक तो बिकवाली हमने देखी है, लेकिन कल के नंबर से थोड़ा सा लगा है कि वापस से एफआईआईज की वापसी हो रही है। चलिए, लगा है कि थोड़ी सी शायद एफआईआईज की यहाँ पर वापसी हो रही है। मिड कैप इंडेक्स रेड में आने की तैयारी कर रहा है। वो जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी क्लियरली अब वो डीपन हो रही है। ये देखिए किस तरीके से क्रैक हो रहा है। एक बार स्मॉल कैप भी लेकर आइएगा ज़रा। ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, सिर्फ मिड के ऑल टाइम हाई के पहले की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। एडवांस डिक्लाइन देखिए अब डिसाइसिवली डिक्लाइंस के फेवर में आ गया है। और बात करते करते आई थिंक मिड कैप इंडेक्स किसी भी वक्त रेड में आने की भी तैयारी कर रहा है। खैर अभी तो नहीं आया, लेकिन फिर भी हल्का सा आप देखें तो प्रेशर तो है यहाँ पर, और रेड में आ गया मिड कैप इंडेक्स भी इस समय। लेकिन निफ्टी अभी भी करीब करीब 26,200 के ऊपर ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है। एक बायोकॉन पर व्यू लेना चाहूँगा इस समय। बायोकॉन का चार्ट रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर। सचिन जी, बायोकॉन ने काफ़ी शानदार मूव दिखाए पिछले 2 हफ्ते में। एक बार इनफैक्ट इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट रखेंगे। 350-60 से 420 तक का एक वन वे मूव आया यहाँ पर। उसके बाद कल थोड़ा सा गिरा और आज बड़ा गिरा। कैसे देख रहे हैं इसको? ट्रेंड रिवर्सल है क्या ये, या फिर बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है अभी भी? अनुज जी, मुझे लगा ये क्लासिक बाय ऑन डिक्लाइंस वाला ही काउंटर है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसके वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट हुआ था, वो ब्रेकआउट का मुझे लग रहा है एक रैली के बाद पुल बैक नजर आ रहा है। स्पेशली अगर हम इसका वीकली एडीएक्स देखें तो ये 25 लेवल को पार करने की तैयारी कर रहा है, जो अच्छे संकेत होते हैं एक मेजर ट्रेंड डेवलपमेंट के। तो यहाँ पर वीकली चार्ट्स पे मुझे लग रहा है जो सपोर्ट बन चुका है वो लगभग अराउंड 386 के आसपास प्लेस्ड है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर ट्रेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन नजर आ सकता है। अप टू 386 खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 374 पे लगाना है, एंड हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में वापस ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड में आ जाए, लगभग अराउंड 440 के आसपास के स्विंग्स दिखाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस डिक्लाइंस में खरीदारी करने की ही सलाह। ओके, ये है जनाब इस पर राय आपकी बायोकॉन पे। अच्छा, कुछ स्टोरीज, कुछ स्टॉक्स जो कोलैप्स हुए हैं उसमें मैं यकीनन थोड़ा सा बात कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा इन स्टॉक्स को लेकर। देखिए, न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में जो स्टोरीज कोलैप्स हुई थी उसमें था एक एटर्नल। लेके आइए जरा प्लीज़। एटर्नल अभी तक ये अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन नहीं कर पाया है, बट इससे भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में है
डिलीवरी, एक बार लेके आइएगा डिलीवरी। ये डे लो पर 426 पर ट्रेड कर रहा है और इसे कहते हैं इन्वर्टेड फ्लैग, यानी बुलिश फ्लैग का ठीक उल्टा एक बेरिश पैटर्न। रुचित, आपका टेक क्या है डिलीवरी पे? एक बेरिश फ्लैग प्लस आपकी मल्टी मंथ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने की लोज ब्रीच होते हुए आपका टेक क्या है इस पर? रिसेंटली आई थिंक रिजल्ट्स के बाद जो सेल ऑफ हमने देखा है उसमें जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे 450 445 के रेंज के वो ब्रेक हुए थे और उसके बाद हमने देखा है कि मार्केट ऑल्दो तेजी कर रहा है बट लेकिन मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ या पार्टिसिपेशन नहीं देखी है और नो बेरिश पैटर्न है, स्टॉक 20 डेमा के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। सो ये सब इतने पॉजिटिव साइंस नहीं है। जो स्विंग लो था 423 वो अगर ब्रेक होता है तो हम ये डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं। ओके, चलिए, लग रहा है मार्केट हमें थोड़ा तंग करेगा। ऑल टाइम हाई के लिए हमें कल तक वेट करना पड़ेगा और हो सकता है कल की बजाय शायद अगले हफ्ते तक भी वेट करना पड़े। कोई नहीं, कर लेंगे। जहाँ इतना वेट किया है, 14 महीने वेट किया है, 14 घंटे और सही, क्या फ़र्क पड़ता है। 26,206 पर इस समय। अच्छा, मीनवाइल एक बार वोडाफोन आइडिया देखिए ज़रा। वोडाफोन आइडिया आया डे लो पर करीब 5% नीचे वोडाफोन आइडिया आज इस समय। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। और उसके अलावा अच्छा, एक मानस जी, वो सुबह जो हिताची एनर्जी वाला था, पावर इंडिया वाला ट्रेड था, वो अच्छा बैठा। अब प्रॉफिट बुकिंग तो हमने खैर कर ली थी वहाँ पर सुबह, लेकिन पोजिशनली क्या टारगेट बन रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अगर पोजिशनली देखें तो सबसे पहले तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और उसके साथ ही इसने अगस्त के हाईज को भी ब्रेक कर दिया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर अगर आपने पोजीशन मॉर्निंग में नहीं बनाई है, आप फ्रेश कॉल लेना चाहते हैं, तो अभी भी एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। 21,750 के स्टॉप लॉस बड़ा है लेकिन टारगेट बड़े हैं। करीब 23,500 तक के टारगेट आपको पावर इंडिया दिखा सकता है। अच्छा वीरू, कुछ कहना चाह रहे थे आप जब मैं वो बात कह रहा था कि 14 महीने हमने वेट कर लिया तो थोड़ा और सही, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैं कहा शुक्रवार को वीकेंड को ताज़ा तरीन होकर फिर आएगा ना लौट के, जब सोमवार को, तो शायद वो जोशो खरोश हो, है ना। सोमवार को आप भी आ जाएंगे वापस लौट के? नहीं, सोमवार को मैं छुट्टी पर हूँ। हाँ, सोमवार को मैं छुट्टी पर हूँ क्योंकि देखिए एक थोड़ा सा मतलब मुझे उस समय का पता होता कि हम ऑल टाइम हाई के इतने करीब होंगे तो शायद ना भी लेता, लेकिन सोमवार को मैं एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना क्लीन छुट्टी पर हूँ। सोमवार को मैं शायद आपके साथ सुबह जुड़ूंगा भी नहीं, एक ऐसी जगह पर होऊंगा जहाँ पर मुझे नेटवर्क भी नहीं होगा। तो इसके लिए मतलब सोमवार कुछ स्कूल के यार दोस्त, कुछ ऐसी ट्रिप है क्या? हाँ, ऐसी ट्रिप मान लीजिए, एक मतलब बहुत पुराने यार दोस्त, मतलब उनके साथ एक ट्रिप बन रही है। जो साल की एक ट्रिप हमारी होती है दोस्तों के साथ, ये वाली ट्रिप बन रही है। तो इसके लिए फिर वो मैं आपको दोस्तों के साथ जो ट्रिप होती है ना उसे कहते हैं वेकेशन। हाँ, उसे कहते हैं वेकेशन। अदरवाइज इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ लोकेशन, है ना। बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल सही बात की वीरू। खैर वो चेंज ऑफ लोकेशन वाली ट्रिप दिसंबर में, अभी के लिए वेकेशन। और अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं वीरू और मैं। इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वापस लौटते हैं मार्केट पर कुछ ही देर में। और हमारे साथ इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आदित्य सूद भी जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और बस हम जिसे कहते हैं ना छाँव में बैठे हैं ऑल टाइम हाई की। अनुज, इट्स 26213, है ना। क्या अप्रोच रखें कल के लिए अनुज? देखिए विरोध, ये 26,200 से 250 का जोन जो है ये थोड़ा सा अटकने वाला जोन है और थोड़ी सी यहाँ पर रुकावट है। ये आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने 25,850 पर लिया है, देखिए शॉर्ट नहीं करना है, ये बात तो समझ लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आज सुबह में हमारे व्यू था 25,850 पर अगर आपने लिया तो एक बार 26,200 250 के जोन में प्रॉफिट बुक करने का आपका हक है। उसके बाद शायद आपको थोड़ा सा लोअर लेवल पर मिल जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कल एक और गैप अप मिल सकता है। अगर आज जिस तरीके से यूएस मार्केट है, फ्यूचर्स हैं, वैसे ही अगर पैन आउट होते हैं, अगर एफआई का थोड़े बेटर आंकड़े आते हैं तो हो सकता है कल एक गैप अप के साथ हम ऑल टाइम हाई निकाल दें। और अगर आपका नज़रिया लंबा है तो फिर आप पोजीशन को कैरी करें, क्योंकि फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब इतने ख़राब ग्लोबल क्यूज़ में हम नहीं गिरे तो यहाँ से तो हम क्या ही गिरेंगे। एक और चीज़ मार्केट सेंस कर रही है वो ट्रेड डील का भी, जब तक वो मार्केट सेंस करता रहेगा बहुत बड़ी गिरावट आनी वैसे भी मुश्किल है। और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी बेहतर है यहाँ पर, तो इसके लिए इसमें चाहें तो अभी भी आप फोकस कर सकते हैं मेरे। ओके, चलिए, तो ये रही रणनीति जनाब। और
अनुज अब एक यात्रा पे जा रहे हैं और उड़ान की यात्रा पे, तो अनुज बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्रिप और हैव अ नाइस ट्रिप एज वेल। चलिए अभी काम करते हैं, लौटते हैं और इंडेक्स पे आते हैं। इट्स 26191 और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी की चर्चा आज शुरू करते हैं और हमारे साथ मिस्टर आदित्य सूद, फंड मैनेजर इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट की जुड़ चुके हैं। आदित्य नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बस ऑलमोस्ट आपके आने से पहले ऑल टाइम हाई का सफ़र हम तय करके आए हैं, लगभग 20-30 पॉइंट से पहले घूम गए। मेरे ख्याल से एक औपचारिकता मात्र थी, बट ये पूरा का पूरा अर्निंग का सीज़न प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो थोड़ी बहुत सेटल डाउन हुई, उसके बाद ट्रेड डील उसका एग्जीक्यूट हो जाना, उसके एग्जीक्यूशन की पॉसिबिलिटी, और फाइनली जो बाकी सब जो था वो डिफरेंशियल बचा था वो एनवीडिया की प्राइस परफॉर्मेंस, और उसके बाद जो वर्ल्ड मार्केट से मोमेंटम था उसने पूरा कर दिया। यहाँ से और कितना अपसाइड आपको नज़र आ रहा है अभी? क्या हम प्रीवियस हाइज को बाइसेक्ट करके और डोमिनेट करेंगे ऑन द हायर साइड? वीरेंद्र जी, आपको थोड़ा मार्केट का कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट लगभग 14 महीने से हम एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड किए हैं, और जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर एफआईआई निवेशक एसेट एलोकेशन करते हैं, वहाँ पे कुछ डिलिबरेट कॉल्स प्ले आउट हुई हैं, जैसे कि कोरिया ताइवान का मार्केट 50-70% रिटर्न लगभग इस टाइम होराइजन में दिया है। जापान बहुत अच्छा किया एज अ मार्केट। यूएस ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, थोड़ा सा भी करेक्शन आया है। अर्निंग्स ग्रोथ बहुत क्रिटिकल थी इस मार्केट के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में ये साल के अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 12% के बीच में निफ्टी में आएगी। मोर इम्पोर्टेंटली जो मिड कैप का अर्निंग्स ग्रोथ है वो आप लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 2% ज़्यादा रहेगा निफ्टी से, और कुछ स्मॉल कैप में कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो हो रहे हैं। और रिसेंटली हमने कुछ लिस्टिंग्स में जो नए न्यू एज कंपनीज लिस्ट हुई है, जैसे ग्रो आप एग्जांपल लेंगे, तो मार्केट का जो फ्लेवर है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो रहा है। तो एक बायपोलर मार्केट हो गया है ये, जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे पी मल्टीपल एक्सपैंड हो रहा है, और वो मार्केट को टू अ सर्टेन एक्सटेंट सरप्राइज भी कर रहा है बहुत सारे निवेशकों को कि ये पी जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा मानना ये है कि आने वाले 2-3 साल में इंडिया मीन रिवर्ट करेगा 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ की तरफ। तो ये काफ़ी कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए निवेश करने के लिए। नो डाउट अबाउट दैट आदित्य जी, कि आप जहाँ जिस सेक्टर की अच्छी ग्रोथ है आप उसको हाई पी पे भी एंटरटेन करते हैं, वो जस्टिफाई करता है बाजार में। आपके अनुसार ये जो पिछले 2 क्वार्टरली नंबर्स का ट्रेंड रहा, उसको देखते हुए अच्छी ग्रोथ सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल में कौन कौन से स्पेस में रहेगी? 1-2 जो स्पेस आपके कन्विक्शन के में सबसे ऊपर आते हैं। पहला स्पेस ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी तक जो हमने ट्रेंड देखा है वो ये है कि लार्ज कैप बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी ने अच्छा परफॉर्म किया, पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई ने। ऑफ लेट हम ये देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चीप है और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक बन रहा है। स्टेट बैंक में जाहिर है कि अच्छी रैली भी आई है। पार्ट ऑफ दैट रैली, जो भी रैली आई है उसका पार्ट इंक्लूजन ऑफ इंडेक्स में जो कैपिंग की बात चल रही है बैंक निफ्टी में, जो 20% पे कैप हो जाएगा, उसकी वजह से थोड़ा सा रैली आया है। हमें ऐसे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एनबीएफसीज पर्टिकुलरली बहुत अच्छा करेंगी। कुछ एनबीएफसीज जो गोल्ड लोन रिलेटेड हैं या जो सिक्योर्ड फंडिंग करती है, तो 2 सेगमेंट है मार्केट के, एक तो गोल्ड लोन वाली एनबीएफसीज है और एक हाउसिंग फाइनेंस वाली एनबीएफसीज है। तो ये सारे एरियाज हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन हो गया है गोल्ड फाइनेंसर्स और हाउसिंग फाइनेंस वाली एनबीएफसीज में। हमें फार्मा के अंदर हॉस्पिटल्स बहुत ही फेवर्ड सेक्टर लगता है। ये जो नया एक अभी गवर्नमेंट के सोचने का तरीका है कि हम वीज़ा ऑन अराइवल कर देंगे यूएस और यूरोपियन सिटीजन्स के लिए,
देखिए गैप बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म, और ये लिंक्ड है टू द न्यू एयरपोर्ट स्टोरी इन इंडिया विच इज, जैसे कि नोएडा का एक नया एयरपोर्ट आ रहा है, बॉम्बे का नया एयरपोर्ट आया है, तो ये सब लिंक्ड है। और ये हॉस्पिटल स्टॉक्स को हमें ऐसे लगता है कि एक फ्लिप दे सकता है। सीडीएमओ प्लेयर्स, जिसको हम नीश एपीआई बोलते हैं फार्मा पैरलेंस में, वो कंपनीज हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं, जिसमें लॉरस लैब, न्यूलैंड, कोहांस, एंथम बायो का भी लिस्टिंग हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है। और कंजम्पशन साइड पे, कंजम्पशन बास्केट में हमें कंपनीज वो अच्छी लगती हैं जहाँ पे हाई एंड कंजम्पशन हो रहा है, जैसे कि इथॉस करके एक कंपनी है जो कि लग्जरी वॉच रिटेलिंग करती है इंडिया में। तो हमारा मानना ये है कि कंजम्पशन बास्केट में देखिए लास्ट 15 या 18 महीने में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इंडिया में, हमारे हिसाब से गोल्ड प्राइस का ऊपर जाना, इट इज वो लगभग आप ये लेके चलिए कि 1 ट्रिलियन का बैलेंस शीट का सपोर्ट मिल गया है इंडिया एज ए कंट्री को। तो हमें ऐसे लगता है कि ये बैलेंस शीट रिपेयर बहुत ज़रूरी था, और ऑब्वियसली ये किसी ना किसी तरीके से कंजम्पशन को एड करता है। ऑब्वियसली जीएसटी जो रेट्स कम हुए हैं वो भी कंजम्पशन के लिए फ्लिप है। तो हमें ऐसे लगता है कि ये सेगमेंट्स सीडीएमओ इन फार्मा, एनबीएफसीज और जो कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, ये तीनों हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आज। अच्छा आदित्य जी, जहाँ पे जिस स्पेस को नंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप देखिए इस बार के नंबर्स में एल&टी के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एग्जीक्यूशन, मार्जिन्स, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी थी। सेम इज़ द केस विद बीएचईएल। अभी हम कमेंट्स की बात कर रहे थे, उनको तो डेटा सेंटर कारोबार भी काफ़ी एक माइलेज प्रोवाइड कर रहा है। आप अब तक पिछले 2 वर्षों में कैपेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे थे, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स मिसिंग था। लेकिन H1 ऑफ दिस फिस्कल, आई थिंक ऑलमोस्ट हमने 10.5 लाख करोड़ का हिट कर दिया वो फिगर, जो कि सब्सटेंशियली हाई है वर्सेस प्रीवियस ईयर। व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स, यहाँ पर आपका सेंस क्या है? देखिए कैपिटल गुड्स को अगर आप सेक्टर को आज देखेंगे तो ये कोई चीप सेक्टर नहीं है आज की पैरेलेंस में। अगर आप कैपिटल गुड के स्टॉक्स देखेंगे, कमिंस, सीमेंस, इंगरसोल रैंड, लार्सन एंड टूब्रो, तो लगभग इनका जो पीई मल्टीपल है वो 10 साल के चार्ट पे आपको थोड़ा सा हायर एंड पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रोथ इंजन कैसे मूव हो रहा है। जैसे कमिंस का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो डेटा सेंटर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कमिंस के लिए, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया। तो हमें ऐसे लगता है कि आपको बहुत सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा कैपिटल गुड सेक्टर में, और आपको उन कंपनीज पे फोकस करना पड़ेगा जहां पे ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखिए ये जो डेटा सेंटर का फिनोमेना है वो ग्लोबल है। कमिंस जैसी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल पोर्टफोलियो को इंडिया में इंट्रोड्यूस करे, राइट। तो हम उन कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं जहां पे टेक्नोलॉजी थोड़ा आपका मोट हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो कंपनीज 3, 5, 10 साल के लिए एक ग्रोथ, एक नए बिजनेस से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जा सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं कुछ और स्पेस पे। अब थोड़ा सा अपनी ब्रांच को ही और अपने स्पेस को ही डिस्कस करते हैं सर। ये लास्ट 6 महीने से जो वीकली एक्सपायरीज पर दबाव पड़ा, और कुछ हद तक स्पेकुलेशन इंडस्ट्रीज पे और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो लोगों ने पैसा एग्जॉस्ट किया, सरकार ने उस पर लगाम लगाई। बट एक बैलेंस्ड अप्रोच ये भी है कि हाँ, मंथली एक्सपायरीज परसिस्ट करनी पड़ती हैं, परसिस्ट करनी चाहिए। आपको हेजिंग भी तो करनी है ना? वो चीज़ परसिस्ट करेगी। ऐसे में आप क्या ले रहे हैं व्यू इस वक्त तमाम ब्रोकिंग कंपनियों के स्टॉक्स पे? आप एक्सचेंजेस पे क्या व्यू ले रहे हैं? आपका टेक क्या है? क्योंकि इनके टॉप लाइन का एक सब्सटेंशियल पोर्शन आ रहा था, बहुत काम होता था वीकली एक्सपायरीज पे, अब वो चला गया। बट एक तरफ से अगर आप देखें तो अब आईपीओस की भरमार लगी पड़ी, आईपीओस की फीस काफ़ी अच्छी खासी होती है। आपने एक मीनिंगफुल अप्रोच क्या रखी है इस पूरे स्पेस पे? तो हमने थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। पहले तो मैं एक्सचेंजेस पे आता हूँ, तो एक्सचेंजेस में हमें ऐसा लगता है कि एनएससी का लिस्टिंग
जब भी होगा, मतलब 6, 9, 12 महीने के बाद, या हमें ऐसा लगता है कि एक लैंडमार्क इवेंट होगा इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए। और उसका रीजन बहुत क्लियर है कि एनएससी जैसी कंपनी, जैसे हमने अभी ग्रो का लिस्टिंग देखा, वो एक मार्केट शेयर लीडर है और कंसोलिडेटेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जहां पे उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बीएससी। तो हमें ऐसे लगता है कि एनएससी आज भी अगर अनलिस्टेड मार्केट में मैं देखता हूं तो वैल्यूएशन रीजनेबल है, अगर मैं ग्रोथ कंपनी को और लार्ज कैप को खरीदना चाहता हूं। और दूसरी चीज एनएससी के आईपीओ में ये होगी कि जो इंडेक्स फंड्स हैं या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उनके पास कोई एक्सपोजर नहीं है एनएससी में। एनएससी बहुत वाइडली ओन्ड है बाय रिटेल, अल्ट्रा एचएनआई, फैमिली ऑफिसेज एंड प्राइवेट इक्विटी। और ऑब्वियसली थोड़े से इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनएससी ओन करते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईडीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एनएससी ओन करते हैं काफी टाइम से। दूसरा पॉइंट ये है कि बीएससी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, बट बीएससी का जो पी रेशियो है और एनएससी का जो पी रेशियो है, पॉसिबली बीएससी का पी रेशियो 2x ऑफ एनएससी है। तो मार्केट आपको ये इंप्लाई कर रहा है कि बीएससी मार्केट शेयर गेन करता रहेगा। देखिए, एज फार एज रेगुलेटर इज कंसर्न्ड, रेगुलेटर का जॉब है स्पेकुलेशन को कर्ब करना। तो ये जो हेजिंग वाला पॉइंट है वो बहुत वैलिड है फ्रॉम अ वीकली एक्सपायरी परस्पेक्टिव। उसके मद्देनजर रखते हुए ही रेगुलेटर जो कर रहा है वो कर रहा है। अब ब्रोकिंग स्टॉक्स पे अगर मैं आता हूं, हमें ऐसा लगता है कि ब्रोकिंग स्टॉक्स में पीक साइकिल और पीक मल्टीपल जैसा सिचुएशन है, बट यहाँ पे भी मार्केट शेयर डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप आज की डेट में एंजल वन का मार्केट कैप देखेंगे और उसको ग्रो से कंपेयर करेंगे, या आप मोतीलाल ओसवाल का मार्केट कैप को ग्रो से कंपेयर करेंगे, या 5 पैसा का मार्केट कैप देखेंगे, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो मार्केट कैप में डिफरेंशियल है वो जस्टिफाई नहीं होता है। बट वो जस्टिफाई इसीलिए होता है क्योंकि ग्रो ने मार्केट शेयर बहुत तेजी से ग्रो किया है और ग्रो चैलेंज कर रहा था जीरोडा को। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट फ्लोट है, बिकॉज आज की डेट में देखिए ब्रोकिंग बिजनेस में जो स्प्रेड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नैरो है। ज्यादातर इन कंपनी का जो प्रॉफिट आता है वो फ्लोट से आता है। तो फ्लोट पे क्या व्यू है वो बहुत क्रिटिकल रहेगा। ऑब्वियसली डेरिवेटिव मार्केट से आपका जो एबिटा का कंट्रीब्यूशन है वो रफली 40 से 50% आता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम अभी सिक्लिकल पीक पे हैं, तो हमने ये जो ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स हैं हम इन पे मानते हैं कि जब ये कंपनीज मार्केट ठीक नहीं करेगा और ये कंपनीज ठीक नहीं करेगी वो सही टाइम होगा अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेंगे। अगर आप बहुत नियर टर्म व्यू लेंगे 3 से 6 महीने का, तो पॉसिबली ये इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग की जा सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आदित्य जी, और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल बातचीत आपसे हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार आपको। अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार लेके आइए इंडेक्स, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग टुवर्ड्स क्लोज, वो डे ट्रेडर्स की आई, डेफिनेटली आई। 50 अंक जो ट्रिम हुए हैं वो डे ट्रेडर्स के नाम रहे, बट ओवरऑल इट्स अ डिसेंट क्लोज, बहुत ही शानदार क्लोज, सेकंड बेस्ट क्लोज। अब चलते हैं यतिन के पास, चलते हैं डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं और उनकी जो पसंदीदा लिस्ट है उसके ऊपर सबसे क्या अपीयर होता है। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून वीरू। और देखिए, 2 स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये काउंटर है जहां डीलर्स 600 से लेकर 605 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, एचएनआईज खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते डीलर्स को लगता है कि यहाँ मोमेंटम बन सकता है। इसके अलावा बीडीएल भारत डायनामिक्स, ये भी एक डिफेंस काउंटर है और सुबह से हम देख रहे हैं डिफेंस काउंटर्स में आज बाइंग है और डीलर्स के मुताबिक यहाँ भी 1585 से लेकर 1600 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और यहाँ भी वो बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ओके, भारत डायनामिक्स और एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये 2 काउंटर्स हैं जो कि डीलर्स की लिस्ट में आज के सबसे ऊपर हैं। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं फ्राइडे के फैक्टर के साथ। हम कल उतरेंगे बाजार में। प्रकाश सर, क्या कैरी कर रहे हैं आप? Well, good evening to you once again, Viru.
स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। ये शायद 2-3 दिन पहले भी मैंने दिया था, अब मुझे अच्छा लगता है ज्यादा। ट्रेड कर रहा है 1286 के आसपास ट्रेड कर रहा है एक्सिस बैंक। स्टॉप लगाएंगे 1279 का, करीब 7 रुपए का। मेरे ख्याल से इसका टारगेट अब 1300 पार करना चाहिए। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ओके एक्सिस बैंक याद रखिएगा, एक्सिस बैंक 1285 पे आप यानी CY25 कैलेंडर वर्ष 2025 के हाईएस्ट क्लस्टर पे बंद हो रहे हैं। आप कह सकते हैं, आई मीन दूसरे या तीसरे पायदान पे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जिन्होंने सब, मैं आई थिंक प्राइवेट में तो सबसे बेस्ट है ये। प्राइवेट में ये इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक, कोटक और HDFC बैंक बैकफुट पे थे, द बेस्ट प्राइस परफॉर्मर अलॉन्ग विद आई थिंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसका ऑल टाइम हाई है, याद रखिएगा 1333, तो बहुत बड़ी कहानी नहीं बची, 50 रुपए का डिफरेंस मात्र है। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए बजाज फिनसर्व पे खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो इसका फ्यूचर खरीदेंगे। 9098 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस लगाना है 2098 चल रहा है, स्टॉप लॉस लगाना है 2079 का और टारगेट सेट करने हैं 2140 2140 के। ओके 2140 के स्टॉप लॉस, टारगेट 2140 का ना मानस? जी टारगेट 2140 का है और स्टॉप लॉस रहेगा 2079 का। ओके रुचित आपका ट्रेड? SBI लाइफ में BTST खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। सो देखेंगे तो एक प्राइस अप मूव के बाद कंसोलिडेशन हुआ और आज फिर से वो अप ट्रेंड के रिजम्पशन के साइंस है और ओवरऑल ट्रेंड भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे SBI लाइफ में खरीदारी करें। 2010 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी 2070 के टारगेट्स के लिए। अच्छा रुचित, आपने वो म्यूट बटन दबाया था कि नहीं दबाया था? सॉरी, वो म्यूट दबा हुआ था ना, म्यूट आपका? जी बाद में मैंने नोटिस किया तो फिर मैंने अनम्यूट कर दिया। नहीं देखिए, मैं कुछ नहीं कहता, देखिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि म्यूट कभी कभी करना पड़ता है। डायरेक्टर साहब जो है ना, हमारे स्टूडियो डायरेक्टर साहब, वो कहते हैं कि अरे इन्होंने म्यूट दबा दिया। मयूर है उनका नाम, याद रखिएगा, जो भी कुछ कहना हो उनको कहिएगा, मेरे को मत भूलिएगा। समिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? बीरू आप गैस करने लग गए हैं अभी, किसने म्यूट बटन दबाया किसने नहीं। अभी तो मेरे को लग रहा था आपने भी दबा रखा है। नहीं मैंने दबाया था लेकिन अनम्यूट कर दिया है मैंने। मेरा ट्रेड होगा टेक महिंद्रा पर। टेक महिंद्रा में बहुत टाइम के बाद 40 डेली मूविंग एवरेज और 20 डेली मूविंग एवरेज के बाद क्लोजिंग आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है, एक रिवर्सल हो सकता है मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में, दोनों ही टाइम फ्रेम में। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 1430 पे और टारगेट रहेगा 1510 पर। जी इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, जब मैं कल की पल्स देख रहा था तो टेक महिंद्रा इन फ्रंट लाइन IT वाज द बिगेस्ट OI गेनर ऑन द लॉन्ग साइड। अब कर क्या रहा है ये जनाब, 50 डे मार्क को पार कर रहा है। आज IT में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे निफ्टी IT 37,054 पे, इट्स हालांकि देखिए ये ऊपर नहीं टिका बहुत, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट 200 डे मार्क के ऊपर बंद हुआ पोस्ट 10 जुलाई, यानी मोटा मोटी CY25 के सेकेंड हाफ में पहली बार 200 डे मार्क के ऊपर क्लोज आ रहा है। मैं डायरेक्टर साहब थोड़ा सा मेरे को वक्त दीजिएगा, एक बजे सारे के सारे स्टॉक्स घुमाइए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कोफोर्ज छोड़ते हैं, नहीं इतना इंप्रेस नहीं कर रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज नहीं, कल के बड़े मूव के बाद क्रिटिकल क्या है चार्ट पे, LTI माइंट्री 11 फरवरी 2025 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, क्लीन चार्ट, बिल्कुल क्लीन चार्ट। उसके बाद परसिस्टेंट 10 फरवरी 2025 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोज, बिल्कुल क्लीन चार्ट। उसके बाद आप देखिएगा TCS फर्स्ट क्लोज अबाउट 100 डे मार्क आफ्टर 15th Jan। इंटरेस्टिंग, क्लियर चार्ट, बहुत क्लियर चार्ट है। तो ये कुछ चार्ट थे ऐसे जो कि बिल्कुल क्लियर थे, भले ही बहुत बड़ा फ्रैक्शन मतलब जनरेट ना कर पाया हो, लेकिन एवरेजेस के लिहाज से ये एक दिलचस्प क्लोजिंग है। एक काम करते हैं, अब चलते हैं आज की ब्रेथ पर, डेरिवेटिव्स की ब्रेथ पे। एडवांस डिक्लाइन क्या रहा, यानी शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग के स्टेट्स क्या कह रहे हैं। माफी चाहूँगा, इवनली पॉइज्ड है। 48 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग 70 में
और शॉर्ट 35 और 61 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पर था। फर्स्ट स्लाइड में आपको बहुत सारे मेरे ख्याल से ऑटो स्टॉक्स दिखाएंगे। आयशर मोटर्स, याद रखिएगा आयशर मोटर्स का ये 3.25% के साथ क्लोज जो है ना, ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज है। सेम इज द केस विद कमेंस, स्ट्रॉन्ग मूव, डेटा सेंटर की स्टोरी ने आज अच्छा कमाल किया और ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आई थिंक इट्स अ सेकंड बेस्ट क्लोज। बजाज फाइनेंस B2 आज एक जलवा बिखेर रहे थे जनाब, और ये इस अर्निंग सीजन के साथ टूटे थे। SRF का आज पुल बैक रहा, मल्टी मंथ लो से रिकवरी आई, शॉर्ट कवरिंग थी IEX, हिताची, NBCC, ग्लेनमार्क, कैंप्स, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। कैंप्स ने आज कैपिटल मार्केट थीम में अच्छा मूव दिया जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। बाकी शॉर्ट बिल्डअप और विंडो फार्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक सब बैकफुट पे थे। अच्छा, आज इंडसइंड बैंक बैकफुट पे था, एक बार इंडसइंड बैंक को लगा लेते हैं यहाँ पर। हालांकि लॉन्ग अनवाइंडिंग वोडाफोन आइडिया में बायोकॉन सिंक हुआ, एम्बर, IFL, डिलीवरी, इन सभी काउंटर्स में पेन था। डिलीवरी ने आज एक बड़ा खराब क्लोज दिया, आई थिंक एक मीडियम टर्म एवरेज इसने वायलेट किया है। वो रही बात थी इंडसइंड बैंक की 830 पे, ये थोड़ा कोलैप्स हुआ है। ये एक क्लासिकल केस बना है रिवर्सल फ्रॉम 200 EMA का। प्रकाश सर, मुझे मालूम है आपके पोर्टफोलियो में है, बट वो एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग थॉट था आपका और है भी इनफैक्ट। पर जिसने भी 20 अक्टूबर से सीरीज के मिड से इसके रिवर्सल को खेला, उसने 860 तक का अच्छा पैसा बनाया। क्या इसको एक बार के लिए कैश में कन्वर्ट करने का टाइम है क्या? देखिए, पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, हमने कहा था कि उस समय कि 900 एक टारगेट है, वहां पर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस हाई बना हुआ है और वहां पर जाके टच कर आया है, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट बुक कर लो ना। फिर आपका नजरिया आज का और नेक्स्ट ईयर का है तो फिर तो बढ़े रहिए, लेकिन प्रॉफिट मिलता तो लेने में नुकसान नहीं है। खरीदना है वापस फिर खरीद सकते हैं, लेकिन वो जगह अलग है। मेरे ख्याल से अगर नीचे आता है करीब 775 के आसपास, तो फिर एक बाइंग का मौका फिर बन जाता है फॉर अ नेक्स्ट अप मूव। तो ये प्ले एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अब एक्सपैंड हो चुका, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, और एक बार 900 पार कर देगा फिर तो 1000। जी, ये प्रकाश सर का ठीक है। इंडसइंड बैंक पे एक बार फिर से लेके आई रिलायंस, क्या वाइल्ड मूव दिया इसने रिलायंस ने। मैं ना सोच दूसरे पर्सपेक्टिव से रहा हूँ। आपका निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी IT अबव 200-day exponential which and third pillar is Reliance and of course I think Bharti Airtel और L&T, ये दो और मजबूत कड़ी हैं। बट रिलायंस को थोड़ा सा ऑप्शंस के स्टैट्स के, ये जो काम मैं रात को करूंगा, मतलब कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स के ऑप्शंस को देखूंगा, वो थोड़ा सा अभी करने की कोशिश करते हैं। रिलायंस क्या कर रहा है 1548 पर, मैं इसके ऑप्शंस को दिख रहा हूँ। डायरेक्टर साहब जरा एट द मनी कॉल लेके आइए इसकी, रिलायंस की। मैं इनफैक्ट NSE की साइट पे भी देख लूँगा इसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज डेरिवेटिव्स में चलते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसके हाँ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में गए हम। इसका OI भी रखिएगा नीचे जरा प्लीज़, OI रखिएगा बस स्क्रीन पे नीचे। और इसमें नवंबर महीने की आपको बताऊं मैं, क्लोज आ रहा है 1547 पे, आज 1560 और 1550 दो, एक एट द मनी और एक स्लाइटली आउट ऑफ मनी 20 रुपए की कॉल में 2792 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं 1550 की कॉल में। मैं सेंस कर पा रहा था कि इसमें कुछ बड़ा हुआ होगा। लुक एट OI बिल्डअप 56% बड़ा। वही अगर आप इसकी 1560 की कॉल को देखें तो वहां पे करीब 2254 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े, और उससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है? उससे बड़ी बात क्या है? 1530 और 1540 दो स्ट्राइक्स में 35 4000 5 4 5 6 6000 पुट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए हैं। सोमिल, ये स्टैट्स जो मैंने कहे और जिस प्रकार का प्राइस बिहेवियर था और जिस प्रकार का एक क्लोजिंग है, मल्टी मंथ हाइस की तरफ प्रोसीड करता हुआ ये स्टॉक अपने आप को कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस को आप मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? अब एब्सोल्युटली पॉजिटिव, नो डाउट अबाउट इट। अभी मैंने आई थिंक लास्ट वीक ही रिलायंस आपके शो में दिया था फॉर अ टारगेट ऑफ 1600। अभी तक आया नहीं है टारगेट, तो 1600 मीडियम टर्म टारगेट था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी ये डेफिनेटली जा सकता है ऊपर में। और एक जो टारगेट है वो 1680 1670 के आसपास के टारगेट्स है रिलायंस के, एंड आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन दिस। लेकिन अगर आप जो स्टैट्स की बात कर रहे थे रिलायंस पे, मुझे लगता है कि सेम गोज विद HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो कॉल का ऑप्शन है फॉर द नेक्स्ट मंथ, वो कॉल का ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस है 1005 का, वो
अभी चल रहा है 27 रुपए पे। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ऊपर की जगह है। एक महीने के अंदर अगर HDFC यहाँ से 1040 1050 के टारगेट्स अचीव करता है 1 मंथ में, तो यहाँ से जो ऑप्शन प्राइस है 27 रुपए का, वो ऊपर में कम से कम 60-70 रुपए हो सकता है। ओके, HDFC बैंक, हाँ वाकई। चलिए डॉक्टर साहब, HDFC बैंक की 1000 की कॉल लेके आइएगा प्लीज। एक डिसाइसिव क्लोज है अबव 1000 और अच्छी शॉर्ट कवरिंग मेरे ख्याल से उस कॉल में होगी और 100% वाई बिल्डअप हो। ये देखिए, ये दिसंबर की याद रखिएगा, अब नवंबर का देखने का मतलब भी नहीं है। और एक और चीज़, टाइटन, लास्ट वीक मैंने जिक्र किया था मेरे ख्याल से इसी कार्यक्रम में कि टाइटन पे नजर रखिएगा। लेवल था उस वक्त 3780 का। टाइटन आज 3901 पे अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। टाइटन का एक सुपर क्लोज है, याद रखिएगा। और नहीं, मैंने डेली चार्ट, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैं उसको वीकली पे कन्वर्ट करके दिख रहा था, बट डेली पे भी याद रखिएगा ऐसे सेकंड बेस्ट क्लोज। क्षमा चाहूँगा अपने शब्दों के लिए, याद रखिएगा मैं वीकली पर कन्वर्ट करके देखने लग गया था। थोड़ा सा ट्रिम हुआ है हायर लेवल से, लेकिन जो आज हाई क्रिएट किया दैट्स एन ऑल टाइम हाई। और HDFC बैंक टुवर्ड्स क्लोज, SBI लाइफ 361, ये कुछ काउंटर्स हैं जो थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। थोड़ा सा M&M सिंक हुआ, इसकी पुट्स डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। बाकी अगर आप देखें जो स्टोरीज FMCG में अच्छी थी, उस पर डाबर भी था और रिलायंस ने अच्छा मूव दिया। एक जियो ने आज सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया ऑलमोस्ट, ये हो गया इम्प्रेस करने वाला कुछ काउंटर्स। और एक स्टॉक लेके आइए, दैट्स मजगांव डॉक। पॉसिबली मानस आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा, लग रहा है क्या कि मजगांव डॉक फाइनली सारे एवरेजेस के ऊपर फ्लोट करने का कल से शुरू कर सकता है क्या दौर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे। डिस्क्लोजर है जिसमें हमने BTST रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, तो मेरे ख्याल से 2800 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड भी लिया जा सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2900 रुपए 2900 का भी हो सकता है। मजगांव डॉक शानदार मूव है। देखिए आज अपने सारे एवरेजेस के को पार करके लास्ट एवरेज के नज़दीक बंद होता हुआ मजगांव डॉक, हम एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद आपको ये थोड़ा सा मायूस ये करे कि भाई ऑल टाइम हाई क्रिएट नहीं किया, बस ऐसा नहीं है। आई मीन अगर आप उस फैक्ट को सिर्फ निकालते हैं अपने जहन से तो इट्स अ ग्रेट क्लोज। बैंक निफ्टी ने दोनों ने अगर आप देखें अच्छा एक क्लोज दिया, जिसकी हम बात करते थे सुबह कि 59,437 59,550 इस रेंज में बैंक निफ्टी जाए तो ज़रूर प्रॉफिट निकालिएगा थोड़ा सा। मैं डे ट्रेडर्स के हिसाब से टिप्पणी भी करता हूँ, डॉक्टर साहब जरा प्लीज़ RS1 लेके आइए स्क्रीन पे। आज RS2 क्या बात हुई थी सुबह? इस बाजार में मोमेंटम है, FIs बाय कर रहे हैं, क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं। और जहां आपने वो अक्टूबर के स्विंग हाई को काटा, आप प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से सुबह जो मैंने एक लेवल दिया था इट वाज 26266, इस जोन में आने के आसपास, और मेरे ख्याल से 239 के आसपास प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। लास्ट जोन लेके आइए डॉक्टर साहब प्लीज, एक बार लास्ट जोन जो मैंने बात कही थी कि यहाँ पे आए, क्या था 231-266, इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में जरूर कन्वर्ट करिएगा। वहीं गया, वहीं से सिंक हो गया। आखिरी पॉइंट के बीच में लेके आइए RS1। द मूवमेंट निफ्टी बैंक विल क्रॉस प्रीवियस डे हाई, जैसे ही क्रॉस करेगा ये जाएगा अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक बैठे हुए कॉलाइटिस के आसपास। क्या था वो? 59,400 59,500, ठीक वहीं से अगर आप जाके ये देखिए 59,367 531 के बीच में जाके सिंक हो गया। ऑल टाइम हाई पे ये रिट्रेडर्स करेंगे। शानदार क्लोज, कोई दो राय नहीं है, हल्का सा ट्रिम हुए लेकिन बेहद शानदार। निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। और एक चीज बताइएगा डॉक्टर साहब, जिस दिन मैं शायद ये तो बात हम करना ही भूल गए, जिस दिन हमने वो हाई क्रिएट किया था 26 उस दिन क्लोज किया था डॉक्टर साहब, वो दिखाइएगा उस दिन का क्लोज क्या था, मुझे सूचित कीजिएगा। क्या ये ऑल टाइम हाई क्लोज है क्या? हमने इंट्राडे हाई क्रिएट किया था, याद रखिएगा 26,277.35 का। अब मैं थोड़ा सा, मेरा सिस्टम जनरेट नहीं कर पा रहा है, बट ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड। हाई लगा 27, उस दिन का क्लोज था 26,178। 27 सितंबर 2024 को हमने हाई लगाया था 26,277.35 का, और उस दिन का क्लोज था 26,178 यानी 179, यानी सिंपली इट मींस दैट निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई क्लोज। ये अच्छा था, बहुत अच्छी क्लोजिंग निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, और निफ्टी IT ऑलमोस्ट
200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। शानदार क्लोज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुचित, सौमिल, मानस और प्रकाश सर, आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। इन दुर्लभ, इन बहुत ही शानदार नंबर्स को लेकर कुछ और बातचीत करेंगे, रणनीति बनाएंगे, सारी स्ट्रेटेजीज लेकर ग्लोबल मार्केट्स और स्टॉक्स न्यूज़ लेकर हाजिर होंगे सुबह। नमस्कार।